हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एड्यूहैप। मैं हूं शुभम गुप्ता और आज हम साथ मिलकर समझने जा रहे हैं क्लास 10th हिस्ट्री का एक दिग्गज चैप्टर, नेशनलिज्म इन इंडिया। ये चैप्टर इस बारे में है कि कैसे आपको अंग्रेजों से आजादी मिली। बस इंडिया का इतिहास जो है, ये इंडियन हिस्ट्री बहुत बड़ी है, यानी कि हमारी हिस्ट्री तो वहां से शुरू होती है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज में काहू न व्यापा, सब जन करें परस्पर प्रीति, चलत विरत वेद सुत नीति। तो इंडियन हिस्ट्री, आप ये बात जान लीजिए, चैप्टर पढ़ाने से पहले ही मैं आपको बता रहा हूं कि इंडियन हिस्ट्री है तो बहुत पुरानी, पर आपकी टेक्स्ट बुक्स को पता नहीं इसका सिलेबस। अब हम किसी को ब्लेम तो मैं तो नहीं कर सकता, ना करना चाहता हूं, पर इसको लिखा इस तरीके से दिया है, लिख गया है कि जो आर्किटेक्चर है इंडिया का, जो दुनिया भर में है, या जो इंडियन हिस्ट्री है, वो थोड़ा मोड़ा आपको पढ़ा दिया होगा कि यहाँ चोलास थे, यहाँ पांचालास थे, और वहां पे कंधार है ना, और थोड़ा मोड़ा चंद्रगुप्त मौर्य के ऊपर। पर इसके अलावा भी बहुत बड़ी हिस्ट्री है। मैं सिर्फ माइथोलॉजी की बात नहीं कर रहा। अगर आप ओवरऑल भी देखेंगे ना, तो आपको यूनान में, ग्रीस में मंदिर दिखेंगे, इंडोनेशिया में सबसे बड़ा मंदिर दिखेगा, अग्नि काशी। ये सब कैसे बना, लोगों का था। और हिस्टोरियंस का ये भी मानना है कि इजिप्ट में जो पिरामिड्स बनाए गए हैं, वो भी शायद हिंदूस ने ही बनाया है, और इसके आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस डेट बैक हो चुके हैं। तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें ना जो बताया नहीं गया है। नेशनलिज्म इन इंडिया, अगर ये पूरा बोर्ड जो है ये भारत का इतिहास है ना, तो एक बिंदु जो है कि हमें आजादी कैसे मिली, बस उसे आपको यहां पर दिया गया है। फर्स्ट चैप्टर जो है स्टूडेंट्स, नेशनलिज्म इन यूरोप, उसमें आप देखते हो कि यूरोपीय महाद्वीप के ऊपर कैसे लोगों के अंदर ये भावना आई कि अब हमें राजा महाराजा के अंदर नहीं, परिचारक के अंदर नहीं, राजा वाजा के अंदर नहीं, अब हमें एक देश बना करके रहना है। जुसेप्पे मेज़िनी ने क्या कहा था? गॉड हैज इंटेंडेड नेशंस टू बी द नेचुरल यूनिट्स ऑफ मैनकाइंड, कि भगवान ने हमें एक राष्ट्र के तौर पे रहने के लिए बनाया, एक राष्ट्र के तौर पे। क्या ये तुम ये राजा वो राजा, ये साम्राज्य, वक्त तुम्हारा साम्राज्य राजा हटाओ, एक देश के तौर पे रहेंगे। तो ये वहां की विचारधारा थी कि कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन, फ्रांस की क्रांति से इसकी शुरुआत हुई, और फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद पूरे यूरोप में यह आइडिया फैल गया कि राजा वाजा हटाओ, देश बनाओ। अब वो नेशनलिज्म इन यूरोप था। अब नेशनलिज्म इन इंडिया में ये आपको बताया जा रहा है कि इंडिया में तो बहुत बहुत ज्यादा ही डाइवर्सिटी है। अरे यूरोप में नेशनलिज्म आने के लिए क्या कम मारकाट हुई? इंडिया में तो और ज्यादा डाइवर्सिटी है। इंडिया में अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग जाति के लोग हो, ब्राह्मण हो। हाँ, कौन से ब्राह्मण? एक समय ऐसा था जब इन्हें बांटा नहीं गया था, इन सबकी अलग अलग विशेषताएं थी, और इसलिए इनको अलग अलग नाम से बुलाया जाता था। बाद में लोग ये समझने लगे कि नहीं, ये पूरा जो है ये मेरा है, ये अलग है, वो अलग है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है, ये नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर इसी से स्टार्ट होता है कि भारतीयों में हाँ डाइवर्सिटी है, कि हाँ अंग्रेजों ने बहुत बुरा किया, हमारे साथ बहुत नाइंसाफी हुई, पर एक चीज जो अच्छी हुई अंग्रेजों के आने की वजह से, कि पूरा भारत एक हो गया। कि उस समय 1947 से पहले अगर बिहार का एक आदमी महाराष्ट्र के किसी आदमी से मिलता ना, तो दोनों में कॉमननेस क्या होता है ना, लिट्टी चोखा या पूरन पोली नहीं, दोनों में कॉमननेस होता कि हाँ यार, मुझे भी अंग्रेज तंग करता है, मुझे भी अंग्रेजी बहुत तंग करता है। इन अंग्रेजों ने ना हम दोनों की नाक में दम करके रखा है, और ये चैप्टर इसी तरीके से स्टार्ट होता है। दो दरख्वास्त है मेरी इस चैप्टर को मेरे साथ पढ़ने से पहले, कि एक, आप अगर आपने टेक्स्ट बुक खरीदी है तो प्लीज टेक्स्ट बुक खोल करके बैठिए, जहां जहां इंपॉर्टेंट चीजें होंगी वहां निशान लगा लीजिएगा, या हमारी कोशिश रहेगी कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये पूरा का पूरा पीडीएफ जो है हम भेज दें। एक और चीज ध्यान में रखना कि चैप्टर पीडीएफ जरूर खोला गया है, पर वहां यहां पे इसका ये मतलब नहीं कि पूरा चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा, नहीं, आप ये चैप्टर मेरे साथ ही पढ़ेंगे। देखिए, मैं एक सच आपको बताना चाहता हूं। इस सभ्यता में एक कहावत है कि सत्य सदा संतोषजनक होता है, ट्रूथ इज ऑलवेज सेटिस्फैक्टरी। अगर मैं सच बोल रहा हूंगा तो उस पर विश्वास करना नहीं पड़ेगा, हो जाएगा। सच क्या है कि आप सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का एग्जाम देने जा रहे हो। सीबीएसई जो है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटिटिव बोर्ड्स इन ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, सीबीएसई में वो टीचर्स जो बोर्ड का पेपर बनाते हैं, वो आपके नॉर्मल स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर्स नहीं होते हैं। ये वो टीचर्स है जिन्हें खास तौर पे रखा जाता है बोर्ड का पेपर बनाने के लिए, है ना। हो सकता है कि ये टीचर्स पहले स्कूलों में पढ़ा चुके होंगे, पर बाद में इनकी एक्सपर्टीज हो जाती है सिर्फ पेपर बनाने के लिए, और फिर ये सिर्फ यही करते हैं।
आपको ये बात गांठ बांध करके समझनी है कि आपके बोर्ड के टीचर्स जो हैं वो कोई वीडियो देख करके या कोई सैंपल पेपर खोल करके आपका पेपर नहीं बनाते बच्चों, वो आपका पेपर बनाते हैं सीबीएसई के एनसीईआरटी देख करके। ये आपका ग्रंथ है, मत पढ़ो कोई बात नहीं, पर मैं आपके साथ हूं ना, इस पूरी वीडियो में मैं आपके साथ रहूंगा। पूरा चैप्टर नहीं पढ़ाया जाएगा, हर पेज में 8 से 9 लाइनें होंगी ज्यादा से ज्यादा, उन पे ध्यान देना। वो उस पूरे पेज का मर्म और अर्थ है, उतना समझ लो, बहुत कुछ हो जाएगा। और इस वीडियो को देखने के बाद मुझे उम्मीद है और मुझे ऐसा लगता है पूरी तरीके से कि सवाल फिर कहीं से भी आ जाए, आप हर सवाल का जवाब दे दोगे, क्योंकि आपने पिछले साल के क्वेश्चंस देख करके तैयारी नहीं की या सिर्फ सैंपल पेपर्स देख करके तैयारी नहीं की, आपने इसे देख करके तैयारी की है और जो है इसी में है, इससे बाहर कुछ नहीं आ सकता। ठीक है, तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। नेशनलिज्म इन इंडिया, ये जो है आपका चैप्टर है। एक और मेरी दरख्वास्त है, एक नोटबुक और एक पेन लेकर के बैठ जाइए साथ में, ठीक है। और जब मैं आंसर याद करा रहा हूं क्लास में और आपके साथ याद कर रहा हूं, तो आप भी आंसर लिख लिया कीजिए। वीडियो पॉज करके, हाँ अभी सर ने आंसर याद करा है, लिख लो, जितना याद आता है ईमानदारी से लिखो, है ना। कुछ स्टूडेंट्स के लिए ये भी सलाह होती है कि जब मैं आपको आंसर याद करा रहा हूं तो आप मन में मेरे साथ वो रिपीट करो, या उसमें अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो एक बार मैंने आपको एक आंसर याद करा दिया, एक बार एक अच्छे से टॉपिक समझा दिया, तो इमीडिएटली उस टॉपिक से रिलेटेड जिस तरीके के क्वेश्चन, जितने भी तरीके के क्वेश्चन सीबीएसई ने अब तक पूछे हैं वो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो साथ में लिखते रहना, ठीक है, जरूरत पड़ी तो। ये चैप्टर में फर्स्ट पेज में जो पूरा एक इंट्रोडक्टरी पेज दिया है, उसमें ये जो 4 लाइन है ये उस पूरे फर्स्ट पेज का निचोड़ है। एक तरीके से क्या लिखा गया है, पीपल बिगैन डिस्कवरिंग द यूनिटी इन द प्रोसेस ऑफ द स्ट्रगल विद कॉलोनियलिज्म। ठीक है, यहां पे आपको पूरा अगर नहीं पढ़ने का मन कर रहा है तो भी कोई बात नहीं, इन 4 लाइनों में बेसिकली वही बात बताई जा रही है जो मैंने आपको कुछ समय पहले बताई थी कि अंग्रेजों के आने से बहुत बुरी चीजें हुई, उन्होंने भारत के ऊपर बहुत अत्याचार किया, पर कुछ अच्छी चीजें भी हुई। कैसे, वो आपको बताया जाएगा। देखो, कॉलोनियलिज्म जिस भी तरीके से आप इसे प्रोनाउंस कीजिए, और यहां पे आप ये भी देख लीजिए, ठीक है, शेयर्ड बॉन्ड, बस ये दोनों वर्ड्स ना एक दूसरे से स्टूडेंट्स रिलेटेड है। कि वही एग्जाम्पल याद है ना कि बिहार का आदमी अगर महाराष्ट्र के आदमी से उस समय मिलता है ना, या फिर अगर कोई कश्मीर का बंदा कन्याकुमारी के बंदे से मिलता, तो उनके बीच में ये कॉमननेस हो जाता। तो ये चैप्टर शुरू ही इस तरीके से होता है कि कॉलोनियलिज्म ने हमें एक शेयर्ड बॉन्ड दिया कि जब अंग्रेजों ने इंडिया को अपनी एक कॉलोनी बनाई, जब उन्होंने हम पर हुकूमत की, तो उसकी वजह से क्या हुआ, हमें एक कॉमननेस मिल गया कि हाँ, तुमको भी अंग्रेज तंग करते थे, हमको भी तो अंग्रेजी तंग करते हैं, चलो ना साथ मिलकर के लड़ते हैं इनके खिलाफ, और इससे पूरा देश एक हो गया। तो ये चैप्टर शुरू ही इस तरीके से होता है कि अंग्रेजों का बहुत बड़ा एक तरीके से रोल था। कॉलोनियलिज्म प्रोवाइडेड अ शेयर्ड बॉन्ड, कि कॉलोनियलिज्म ने एक शेयर्ड बॉन्ड प्रोवाइड किया जिससे सारे इंडियंस जो हैं बेसिकली एक साथ आ गए। ठीक है, ये पूरे इंट्रोडक्शन का निचोड़ है, यही आपको बताया गया है। तो कल को आप किसी फोरम में है, कोई इंटरव्यू दे रहे हैं, वहां से आपसे कोई पूछ लेगा कि चलो ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे रूल किया, उसका कोई पॉजिटिव पॉइंट बताओ, तो ज्यादातर लोग यही बोलते हैं उन्होंने पटरियां बिछाई। अरे पटरियां तो भारत सरकार भी बिछा रही है। बहुत सारे और पॉइंट्स हो सकते हैं, पर एक एडवांटेज जो सबसे बड़े एडवांटेजेस में एक है, जो आपको एक अच्छी नजर दिलवा सकता है लोगों की, कि ब्रिटिशर्स के आने से सबसे बड़ा, और ये एक ऐसा एडवांटेज है जिसे कोई डिनाई नहीं कर सकता, है ना। अब आप कहोगे अंग्रेजों ने पटरी बिछाई, इस वजह से हमारा रेलवे अच्छा हो गया, तो मैं कह सकता हूं ना, पटरी तो ये भी बिछा रहे हैं, और क्या गारंटी है कि अंग्रेजों के जाने के बाद हम पटरी नहीं बिछा पाते। पर एक ऐसा पॉइंट जो अंग्रेजों के आने का एक प्लस पॉइंट है, इट इज अ पॉजिटिव साइड फॉर व्हाई ब्रिटिशर्स केम, तो ये वो पॉइंट है जिसको कोई डिनाई नहीं कर सकता कि अंग्रेजों के आने से अगर एक अच्छी चीज, जिसमें कोई ना नहीं कहेगा, एक अच्छी चीज जो उनके आने से हुई कि पूरा भारत एक हो गया, उनके खिलाफ ही सही पर एक जरूर हो गया। और ये चैप्टर वहीं से स्टार्ट होता है। अब डायरेक्ट आप नीचे आ जाइए, फर्स्ट पेज छोड़ दीजिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिसको हम मूवमेंट नहीं लिखा है, नॉन कोऑपरेशन लिखा है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जिसको हम प्यार से एनसीएम कहते हैं। ठीक है, फटाफट नीचे आ जाइए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कर लेंगे हम, और उसके बाद उस क्वेश्चन का जवाब यहीं पर है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर के पर्सपेक्टिव से पढ़ोगे तो आ जाएगा। ठीक है, ऑलराइट। एक सवाल जो सीबीएसई ने कई बार आपसे पूछा है वो ये है, पहला सवाल,
What was the effect of the First World War on India? What led to anti-British sentiment among Indians? इस सवाल को दो तरीके से पूछा जाता है मुख्य तौर पे, और दोनों का मतलब एक ही है। एक सवाल तो ये होता है कि भाई जो पहला विश्व युद्ध हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, कई बार सीबीएसई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की जगह द ग्रेट वॉर भी लिखती है। द ग्रेट वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एक ही बात हो रही है। तो इस क्वेश्चन को कई बार इस तरीके से पूछा जाता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या इफेक्ट हुआ इंडिया पे, या इस तरीके से पूछा जाता है कि क्या कारण थे, कि व्हाट वर द रीजंस बिकॉज ऑफ विच एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट, कि ब्रिटिशर्स के खिलाफ भारतीयों में नफरत पैदा हो गई। उसका जवाब भी यही है। क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या इफेक्ट हुआ इंडिया के ऊपर, वो देखते हैं। द वॉर क्रिएटेड न्यू इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन। ठीक है, यहां पे आप डाल सकते हैं कि बेसिकली आप पॉइंट नंबर 1 की बात कर रहे हैं। जितने पॉइंट्स पढ़ोगे उनमें से ज्यादातर याद हो ही जाएंगे, मेरी गारंटी है इस सेशन में। ठीक है, अगर ध्यान से सुन रहे हो तो ऑलराइट। और सारे पॉइंट्स याद करने की कोशिश मत करना, तुम्हारे टीचर को भी सारे पॉइंट्स नहीं पता होते। जो फर्स्ट पॉइंट है कि वॉर ने जो है इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज कर दिया। इकोनॉमिक रिलेटेड टू मनी, कि देश, बहुत सारे देश जंग में पैसा झोंक रहे हैं, तो इकोनॉमिक सिचुएशन उनकी डमाडोल हो गई। पॉलिटिकल सिचुएशन की मतलब अब देश पे देश लड़ रहे हैं, किसी देश का राष्ट्रपति मर रहा है, किसी देश के राष्ट्रपति को लोग उसकी सरकार गिरा दे रहे हैं। रशिया में हुआ था ना कि तुम क्यों जंग में गए। तो बेसिकली पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक में, इकोनॉमी यानी कि पैसे के मामले में और राजनीति के मामले में बहुत ड्रास्टिक चेंज हो रहा है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जब आपको पता है कि कहा क्या गया है बच्चों, तो आप किसी भी तरीके से कह सकते हो सत्य सूर्य की तरह होता है, स्पष्ट। आंख बंद रखो, खुली रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सूर्य का प्रकाश अवश्य दिखाई देता है। कॉन्सेप्ट समझो, ये मैथमेटिक्स नहीं है ना, कि नहीं यहां पे अगर ये पर्टिकुलर फॉर्मूला नहीं पता या ये लॉजिक मेरे को नहीं पता तो मैं कैसे करूंगा। अरे यहां पे सिर्फ कॉमन सेंस चाहिए, लॉजिक भी नहीं चाहिए। कॉन्सेप्ट समझो और कॉमन सेंस लगाओ, डेट्स इट। ये देखो हुआ क्या। द वॉर, कौन सा वॉर, द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या द ग्रेट वॉर, created a new political and economic situation. It created a new political and economic situation all around the world. Simple सा point है, इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, The Great War changed the global scenario forever. या The First World War changed the economic and political situation of the world. ठीक है, उसके बाद क्या बात कही जा रही है, It led to a huge increase in defense expenditure which was financed by war loans. नहीं, पहले मैं आपको पूरा आंसर बताता हूं। शुरू में क्या होता है देखो, what led to anti-British sentiment among Indians? Yeah, what was the effect of the Great War on India? The Great War changed the political and economic situation of the world. Britain had taken huge war loans to fight the war. To compensate this, अब ब्रिटेन ने क्या किया था, जंग लड़ने के लिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ने के लिए बहुत सारा लोन ले लिया था। अब जब ब्रिटेन ने इतना सारा लोन ले लिया है तो अब उसकी भरपाई तो कहीं ना कहीं से करनी होगी ना। ऐसे भी इन अंग्रेजों के पास पैसा कहां से आता था, भारत से ही आता था ना। तभी तो लोग कहते हैं ना कि लंदन वॉज बिल्ट ऑन द मनी स्टोलन फ्रॉम इंडिया। ये मजाक में एक फ्रेज है, पता नहीं आपको पता होगा या नहीं। तो इन्होंने क्या किया, ब्रिटेन ने क्या किया, बहुत सारा कर्जा लिया था वॉर लड़ने के लिए। अब कर्जा तो चुकाना है ब्याज सहित, तो इन्होंने क्या किया, इंडिया में टैक्सेस रेज कर दिए और पहली बार इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया। यानी कि इससे पहले भारतीयों ने इनकम टैक्स करके कुछ नहीं सुना था। इंडिया छोड़ो, पूरी दुनिया में इनकम टैक्स करके मुझे नहीं लगता कोई देश था जिसने इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया होगा। है ना, आज तो ये बहुत कॉमन वर्ड है, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, पर उस समय नहीं था। ठीक है, बहुत पुराने समय की बात हो रही है। ठीक है, इंडिया की आज़ादी से पहले जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, यानी कि 1914 से 1918, 1914 टू 1918 के बीच के पीरियड की बात हो रही है, तो उस समय इनकम टैक्स करके कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था। तो आपका बोर्ड जो है आपसे इस तरीके से भी पूछ सकता है, व्हेन वाज इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। सही है, पर आधा सही है। इनकम टैक्स वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। किस तरीके से इसे देखते हैं, समझते हैं। What was the effect of the First World War on India? The First World War created new political and economic situations all around the world. Britain had taken huge war loans to fight the war. To compensate this, to tackle this, to repay the loan, किसी भी तरीके से लिखो, कॉन्सेप्ट पता है ना, हुआ क्या, कैसे भी लिखो, इंग्लिश जैसी उस हिसाब से लिखो कि Britain had taken huge war loans to fight the war. To compensate this,
दे रेस्ड टैक्सेस इन इंडिया, उसी को यहां पे लिखा गया, ठीक है। कस्टम ड्यूटीज वर रेस्ड एंड इनकम टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड, कि ब्रिटेन हैड टेकन ह्यूज वॉर लोन्स टू फाइट द वॉर, टू कॉम्पेंसेट दिस, टू टैकल दिस या टू रीपे द लोन्स, दे रेस्ड द कस्टम ड्यूटीज या टैक्सेस। देखो कस्टम ड्यूटीज और टैक्सेस एक ही बात है। कस्टम ड्यूटी नहीं अच्छा लगता, हटा दो, सीधा शब्द यूज करना टैक्सेस, वो भी सही है बच्चों, ठीक है। तो अब अभी हम और क्या, टैक्स रेज किया और इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया। अभी बस इतना यहां पे याद करने की कोशिश करो, ठीक है। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन इंडिया? द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चेंज्ड द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिचुएशन ऑल अराउंड द वर्ल्ड. Britain had taken huge amount of war loans. Britain had taken huge war loans to fight the war. To compensate this, they raised taxes in India. है ना? They raised taxes in India. For the very first time, income tax was introduced in India. उससे पहले भारतीयों ने सुना ही नहीं था भाई इनकम टैक्स क्या होता है ना? तो इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया. उसके बाद आप यहां पे देखेंगे, अब वॉर में जाहिर सी बात है क्या होता है, वॉर में अब जैसे पैसा झोंका जाता है वैसे जवान भी तो झोंके जाते हैं ना, जवान जो लड़ रहे हैं जंग. तो वहां पे क्या, विलेजेस वे कॉल्ड अपॉन टू सप्लाई सोल्जर्स, है ना, एंड द फोर्स्ड रिक्रूटमेंट इन रूरल एरियाज कॉस्ट वाइड स्प्रेड एंगर. पॉइंट 2 लाइन का है, पर सीधी सी बात ये कही जा रही है कि भारत के गांव मोहल्ले में बच्चे खेल रहे होते थे, जवान बच्चे, अंग्रेज सरकार की गाड़ी आती थी, इधर आओ, हाँ सर क्या हुआ, ये लो, तिलक विलक लगाते थे उसको, आज से तुम अंग्रेजी सेना की सिपाही हो, चलो ऐसे. अब उसकी मम्मी पापा को क्या पता, उनको तो लग रहा है ये अपना बेटा यहाँ खेलने गया है, या इसको तो सब्जी मंडी देखने भेजा था, या चक्की खुली है या नहीं ये देखने भेजा था. गया और मम्मी पापा के सामने भी ले जाएंगे तो क्या कर देंगे, उस समय अंग्रेजों की तो हुकूमत थी. तो यही होता था. तो आप अगर ध्यान से समझोगे ना तो सोशल साइंस बहुत ज्यादा ईजी है, बशर्ते आप याद करने की कोशिश नहीं करोगे, ये बात जानोगे कि आपके हाथ में ये ताकत है कि आप जैसे चाहो लिख सकते हो. आपको इसे फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं. यार ये तो गाइडलाइन है, पर करना वही है जो आपको करना है. मैं आपको एक सिंपल मिसाल से समझाता हूं, ठीक है. आप जो बोर्ड एग्जाम देने जाओगे ना, वो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में अर्जुन ने जो युद्ध लड़ा था वो है, और मैं श्री कृष्ण बन करके आपको सिर्फ सही और गलत का ज्ञान दे रहा हूं, समझा रहा हूं कि बहुत सिंपल सी चीजें हैं, ठीक है. होगा तो वही, परिणाम मार्क्स तो वैसे ही आएंगे ना जिस हिसाब से आपकी तैयारी होगी. पर यह बात गांठ बांध लेना कि एग्जाम में आप जैसे लिखना चाहो वैसे लिख सकते हो. अगर सही लिखा है तो नंबर जरूर मिलेंगे, चाहे किसी भी तरीके से लिखो. एकम सत्यम विप्रा बहुता वदंती, ये हमारे शास्त्र कहते हैं. एक ही सत्य को विद्वान अलग अलग तरीके से बोलते हैं, ठीक है. तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, आप किसी भी तरीके से लिखो. पॉइंट बेसिकली इतना ही है. द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चेंज द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिचुएशन ऑल अराउंड द वर्ल्ड, है ना. Britain had taken huge war loans to fight the war. To compensate this, to repay the loans, है ना, they raised taxes in India. For the very first time, income tax was introduced in India. है ना. Indians, अब villages भी मत लिखना, Indians were forcibly recruited into the British army. है ना. और साथ में आप लिख सकते हो एट द सेम क्रॉप फेलियर हैपेंड, कि ये सारी चीजें हो रही थी तब क्रॉप फेलियर हो गया. वो द ग्रेट बंगाल फेमाइन जैसा आपने सुना होगा, है ना. यानी कि लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं है. अरे तुम सेठ हो, तुम लाला हो, तुम राजा हो, क्या फर्क पड़ता है, मार्केट में सब्जी ही नहीं है, सब्जी खराब हो गई, उगाई गई थी. एक तो देखो जब बारिश या फिर बहुत ज्यादा फेमाइन, यानी कि जब क्रॉप फेलियर, यानी कि पौधों में ही प्रॉब्लम हो जाती है, चाहे वो एनवायरनमेंट की वजह से हो या किसी भी सॉइल की वजह से हो. पौधे उगे या तो मर गए, उगे ही नहीं, या जो पैदावार हुई वो भी खराब हो गई. तो अब इसमें क्या है कि अनाज ही नहीं है. सोच करके देखो ना, आप सब्जी मंडी गए और वहां पे लोग लाइन पे लाइन लगा के खड़े, किसी को कुछ नहीं मिल रहा. तो आप ये ध्यान से समझने की कोशिश करो कि ये वही दौर था जब क्रॉप फेलियर हो गया, कि भारत में मानो 1 क्विंटल अनाज से पूरा देश उस समय चलता था. अब मानो मुश्किल से 100-200 किलो अनाज हुआ. अब देश वाले आपस में ही मर रहे हैं और कुछ नहीं हो सकता. दिस वॉज एक्कम्पनीड बाय इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक, और इसके ऊपर एक एपिडेमिक भी आ गया. इसको अब याद कैसे करेंगे, देखो मैं वापस आता हूं इसके ऊपर. स्क्रीन चला गया, अच्छा ही है, ठीक है, ताकि अब आपको याद रहेगा.
व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन इंडिया? वो, और यही इसी को ये जो अभी हमने पढ़ा ना, यही इस क्वेश्चन का भी आंसर है कि व्हाट लेड टू एन एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट अमंग इंडियंस, की एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट कैसे आया इंडियंस के अंदर, अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय जो है इतने ज्यादा जागरूक कैसे हो गए या इतने ज्यादा उनके खिलाफ चिढ़ क्यों गए, वो यहां पे बताया जा रहा है. What led to anti-British sentiment among Indians? What was the effect of the First World War on India? The First World War changed the political and economic situations all around the world. Britain had taken huge war loans to fight the war. To compensate this, they raised taxes in India. For the very first time, income tax was introduced in India. है ना. अब अगला पॉइंट लॉजिकल है, जब पैसे में जवान भी तो झोंके जा रहे हैं ना. इंडियंस वेर द विलेजेस ऑफ इंडिया, इंडियंस वेर फोर्सिबली रिक्रूटेड इनटू द ब्रिटिश आर्मी. क्रॉप फेलियर हैपेंड एंड एट द वेरी सेम टाइम इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक ब्रोक आउट. है ना. यानी कि आप ये देखो बच्चों कि एक फुटबॉल की तरह हर तरफ से भारतीय समाज को उस वक्त लात पड़ रही थी. सोच करके देखो ना कि खाने के लिए पहले ही इतने अमीर लोग तो है नहीं, टैक्स भर रहे हैं, इनकम टैक्स लगा दिया गया. अब आजकल इनकम टैक्स कैसा होता है कि भाई इस लाइन के ऊपर यानी कि इससे ज्यादा जो कमाता है वो इतना % इनकम टैक्स भरेंगे, इसके नीचे वालों को भरने की जरूरत नहीं है. पर ये अंग्रेज बड़े मतलब बहुत घटिया सोच वाले थे. तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये बोला कि नहीं, गरीब भी इनकम टैक्स भरेगा. कैसे? वो कम कमा रहा है ना, तो भले ही वो कम भरेगा पर गरीब को भी इनकम टैक्स भरना है और अमीर को भी इनकम टैक्स भरना है. अब यहां पे प्रॉब्लम यह है कि गरीब इनकम टैक्स छोड़ के पहले भी तो तुमने 50 टैक्स लगा के रखे हैं ना उसके ऊपर, वो भी भर रहा है, प्लस तुमने एक टैक्स और लाद दिया इनकम टैक्स के नाम पे कि नहीं, जिसकी जितनी भी आमदनी है उस हिसाब से तुमको इनकम टैक्स भरना है. माफ कीजिए. तो ये बहुत ज्यादा परेशानी वाले हालात थे कि एक तो क्या है कि जंग हो गई है, टैक्स बढ़ा दिया, पैसे कम हो गए, पेट काट काट के गुजारा कर रहे हैं. ठीक है, उनके बच्चों को तुम जबरदस्ती जंग में झोंक रहे हो. वो माता पिता जिसने सोचा होगा ये मेरे बुढ़ापे का लाठी बनेगा, वो गया, जिंदा आएगा या नहीं पता. भारत में लड़ाई थोड़ी हुई, लड़ाई तो यूरोप में हो रही है. और ऐसा थोड़ी है कि तुमको AK-47 लेके भेज रहे हैं, भाई ऐसा कुछ नहीं है. बहुत खराब हालात थे. और उसके बाद अगर आप देखोगे तो भी बहुत सारी चीजें हुई, है ना, कि क्रॉप फेलियर हो गया, कि अब पहले ही पैसे कम थे, अब अनाज भी नहीं मिल रहा. और इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक महामारी फैल गई, लोग मरने लगे ऐसे ही, और लोग कुछ नहीं कर सकते. अरे काहे का हेल्थ सिस्टम, क्या हो सकता है उस वक्त वहां पे. तो ये अब वो चीजें थी ना जब भारतीयों को लगा कि यह पानी वाकई सर के ऊपर चला गया, अब या तो मर जाएंगे डूब करके या बाहर निकलना ही पड़ेगा. इसीलिए CBSE इस क्वेश्चन को दो तरीके से पूछती है, और ये बोर्ड पेपर्स मैंने देखे. व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑन इंडिया या द ग्रेट वॉर ऑन इंडिया, है ना. व्हेन वाज इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, 1 मार्क में आ सकता है, ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, है ना. व्हाट लेड टू एन एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट या व्हाट लेड टू a feeling of hatred among Indians for the British, या what led to anti-British sentiment among Indians. तो क्या लिख सकते हो? Because of the First World War. The First World War changed the global political and economic situation. Britain had taken huge war loans to fight the war. To compensate this, they increased taxes. They raised taxes in India. अपने हिसाब से लिखो. They raised taxes in India. है ना. For the very first time, income tax was introduced in India. ठीक है ना. Indians were forcibly recruited into the British Army. At that time, crop failure happened, and at the very same time, influenza epidemic broke out. अब देखो इन 5-6 पॉइंटों में से अगर एक पॉइंट भूल गए, मानो इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक वाला भूल गए, या तुमने खाली ये लिख दिया कि टैक्सेस रेज किए गए थे, इनकम टैक्स वाला इतना याद नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं है. हमें भी पूरे पॉइंट्स हमेशा याद नहीं होते. सीरियसली हम मतलब कई सालों से पढ़ा रहे हैं तो देख के अंदाजा हो जाता है यार कुछ तो मिसिंग है यहाँ पे. पर अनटिल एंड अनलेस कोई बुक या गाइड खोल करके बैठा है, किसी को भी नहीं पता होगा. टीचर जो है ना शुरू के 1-2 पॉइंट्स देख करके ही बता देता है कि बच्चे को मार्क्स मिलने हैं या नहीं, स्टूडेंट अच्छा है या नहीं. तो वहां पे अच्छी हैंडराइटिंग काम नहीं आएगी. ठीक है, प्रेजेंटेशन मैटर करता होगा, मायने ये रखता है कि विश्वास के साथ लिखा है, सही लिखा है, नंबर जरूर मिलेंगे.
इनमें से अगर एक पॉइंट भूल गए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बाकी सारे पॉइंट सही है, तो मार्क्स जरूर मिलेंगे। अगर थोड़ा विश्वास बुक पे, अगर इतने सारे टीचर्स पे विश्वास रखते हो, पेरेंट्स के ऊपर विश्वास रखते हो, बुक्स के ऊपर विश्वास रखते हो, थोड़ा मोड़ा अपने ऊपर भी रख लो यार, है ना, है ना, सीधी सी बात है। ऑल राइट, तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। इस सवाल को दो तरीके से ही पूछा जाता है, हम क्रोनोलॉजी के हिसाब से जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन के हिसाब से स्किप कर रहे हैं, कुछ भी नहीं। ऑल राइट, तो यहाँ पे आई गेस ये क्लियर है। उसके बाद आपका रिवीजन भी आगे कराया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे इस चैप्टर को समझते हैं। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह, यहाँ से एक क्वेश्चन जो है डायरेक्टली जो साल दर साल घुमा फिरा करके आता है, ठीक है। जो इससे पहले वाला क्वेश्चन बताया वो भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वो भी कई बार आ चुका है, ठीक है। व्हाट लेड टू एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट्स अमंग इंडियंस वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। या व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अब यहाँ पे व्हाट डू यू मीन बाय सत्याग्रह, ये क्वेश्चन लिख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। बुक के ऊपर ही लिखोगे, व्हाट डू यू मीन बाय सत्याग्रह। अब देखो सत्याग्रह की स्पेलिंग यहीं तक होनी चाहिए, SATY सत्याग्रह, GRAH, पर यहां पे आगे एक और ए लगाना पड़ता है, सत्याग्रह, है ना, ग्रह, इस तरीके से। देखो अब ये देखो लगाने की जरूरत तो नहीं है, पर लगाना पड़ता है क्योंकि अंग्रेजों की पुरानी आदत है। जैसे अगर ये जो वर्ड है कर्म, उसको कैसे लिखते हैं, कर्मा, धर्म, धर्मा। अब आप में से कुछ लोग बोलोगे नहीं सर, वो कर्म के लास्ट में जो अ का साउंड आता है उसको ए से लिखते हैं, नॉट नेसेसरी। इनफैक्ट अगर आप प्रोनाउंसिएशन भी देखोगे तो फॉरेन में, यूरोपियन और अमेरिकन सिविलाइजेशन में कोई कर्म कि दिस इज द रिजल्ट ऑफ माई कर्म, कोई कर्म नहीं कहता। हालांकि हमारे शास्त्रों में, वेदों में, भगवत गीता में कर्मा कर्मा कहीं नहीं कहा गया है, ठीक है, कर्म ही कहा गया है, पर अ लगाने की उनकी आदत है। कर्ण, कर्णा, भीष्म, भीष्मा, अर्जुन, अर्जुना, इस तरीके से, ठीक है। अब ये गलत है या सही, इस तरीके से हमें नहीं देखना, लेकिन इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता, ठीक है, कि सब जगह भगवत गीता में कर्म ही लिखा है, कर्मा कहीं नहीं लिखा है, बट इस तरीके से कहा जाता है। तो इससे आप रिलेट करके देख लेना कि सत्याग्रह, एक लास्ट में ए आपको लगाना है, क्योंकि अगर आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं तो एक ए नहीं भी लगाया होगा, छोटी छोटी मिस्टेक्स के ऊपर भी CBSE आपके मार्क्स काट सकती है। ऑलराइट, व्हाट डू यू मीन बाय सत्याग्रह, या वाई गांधी जी डिनाइड सत्याग्रह एज अ पैसिव फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। चलो नीचे आता है, यहां पे कुछ अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, सत्याग्रह क्या होता है, ठीक है, निशान लगा लो सबसे पहले, ठीक है। द आइडिया ऑफ सत्याग्रह एम्फेसाइज द पावर ऑफ ट्रुथ एंड द नीड फॉर द सर्च ऑफ ट्रुथ। ये जिसको याद हो गया उसको सत्याग्रह का पूरा आंसर याद हो जाएगा, या याद भी नहीं करना है, खाली देख लेना है। पावर ऑफ ट्रुथ एंड नीड फॉर द सर्च ऑफ ट्रुथ, उसकी यहां पे बात हो रही है। अब सत्याग्रह क्या है वो आपको आराम से बताया जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है। इस बात को ध्यान से समझना, और ये बहुत ही सिंपल है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कुछ रॉकेट साइंस वगैरह है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, एकदम सिंपल है। यस, आई एम हियर। ओके, यहां पे क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, वो बाद में देखते हैं, ठीक है। सत्याग्रह, अगर इन शब्दों को आप तोड़ करके देखते हो, सत्य का आग्रह, आग्रह करना यानी कि रिक्वेस्ट करना, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप मेरी बात सुनिए। आग्रह करना यानी कि रिक्वेस्ट करना, यानी कि सत्य का रिक्वेस्ट करना, रिक्वेस्टिंग द ट्रुथ, उसी को सत्याग्रह कहते हैं, ठीक है। अब आपको यह बात भी पता होनी चाहिए कि सत्याग्रह जो है, आपकी भारतीय सभ्यता का शुरू से यह मानना था कि जो भी पैदा हुआ है और जो भी पैदा होगा, उसके जीवन का परम उद्देश्य अगर कुछ है तो वो है सत्य की खोज। माशुकाएं बनाना, परिवार चलाना, दान दक्षिणा करना, पूजा पाठ करना ठीक है, पर यह आपका परम उद्देश्य नहीं है। पढ़ाई लिखाई करना, ज्ञान लेना हो सकता है, पर सबसे बड़ा ज्ञान ना लेना पड़े कोई बात नहीं। अरे कितने सारे ज्ञानी लोग ऐसे हुए हैं जिन्होंने कभी स्कूल नहीं गए, जो सिर्फ अपने आप को जिन्होंने जाना और ज्ञानी हो गए। कहने की बात यहाँ पे क्या है, कहने की बात यहाँ पे ये स्टूडेंट्स की, ये जो मैं बात बता रहा हूं, अगर ये बात आपको समझ में आ गई तो आपको ये पॉइंट याद हो जाएगा, क्योंकि ये पॉइंट किस बारे में, सत्याग्रह एम्फेसाइज, ये सत्याग्रह टॉक्स अबाउट द पावर ऑफ ट्रुथ एंड द सर्च फॉर ट्रुथ,
कि सत्याग्रह जो है वो सत्य की ताकत और सत्य को खोजने के कारण के ऊपर बात करता है। सत्याग्रह यही कहता है ना, और ये भारतीय सभ्यता भी कहती है कि तुम्हारा जन्म जो हुआ है सत्य को खोजने के लिए हुआ है, क्योंकि जो सच है वही तो सही है। अब देखो, सत्य का मतलब आप समझते हो ट्रुथ, पर नहीं, ये नहीं होता। सत्य का मतलब होता है डिसइल्यूजनमेंट, यानी कि छलावे से बाहर आना, है ना, छलावे से बाहर आना। यानी कि अब फॉर एग्जाम्पल कमरे में एकदम से अंधेरा हो जाए, ठीक है, कमरे में एकदम से अंधेरा हो जाए और नीचे जो है एकदम से रस्सी पड़ गई मेरे पाँव के पास और मैं बोलूँ सांप सांप, और एकदम से लाइट आ जाए और वो रस्सी है, तो उस वक्त क्या मैं झूठ बोल रहा था? नहीं। सच स्टूडेंट्स यहां पर बेसिकली ये है कि जब आप ये चीज देख लेते हो कि क्या सच नहीं है, तो वही ट्रुथ है, और जो सच है वही सही है, यानी कि वही करना। अगर आपको कभी जानना है कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, कि सही क्या है और गलत क्या है, तो आपको जानना पड़ेगा सत्य क्या है। तो सत्याग्रह के ऊपर अगर क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय सत्याग्रह, तो आपको यही लिखना है कि सत्याग्रह टॉक्स अबाउट द नीड फॉर द सर्च ऑफ ट्रुथ एंड द पावर ऑफ ट्रुथ, कि कारण क्या है सच को ढूंढने का और सत्य की ताकत क्या है। अब जैसे ये कुछ कमाल की लाइनें भी है ना, जैसे रविंद्र जैन जी ने बहुत कमाल का लिखा है इसके ऊपर कि महाभारत में कर्ण जो है वो एक आइकॉनिक कैरेक्टर है। तो एक समय ऐसा आता है जब श्री कृष्ण जो है द्वारकाधीश खुद कर्ण के पास जाते हैं, और उससे वो भी रिलेटेड है इससे, कैसे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो वो कर्ण के पास जाते हैं और कहते हैं कि कर्ण तुम्हें तो पता है, वो उनको उसको सारी बात बताते हैं कि तुम राधे नहीं, तुम कौन्तेय हो, तुम माता कुंती के पुत्र हो, पांडव तुम्हारे भाई हैं, है ना। तो ये सारी बातें बता के वो उसे चले जाते हैं, और वहां पे कर्ण एकदम हक्का बक्का रह जाता है कि अब मैं क्या करूं। तो उसी वक्त पे रविंद्र जैन जी ने ये जो कुछ लाइनें लिखी हैं वो एकदम सही है, एकदम सटीक बैठती है कर्ण की लाइफ के ऊपर। वो क्या लिखते हैं कि घड़ी मित्र के ऋण चुकाने की आई, तो बिजली अचानक ये क्यों कर गिराई, विजय कौरवों को दिलाऊं तो कैसे, लहू भाइयों का बहाऊं तो कैसे, जो अब कर्ण अपने वचन से फिरेगा, तो इतिहास उपहास सदियों करेगा, है ना। कि जब ये जीवन में सबसे बड़ा क्षण आया, सामर्थ्य दिखाने की घड़ी आई, उसी वक्त सब कुछ छिन गया, है ना। विजय कौरवों को दिलाऊं तो कैसे, कैसे उन्हें विजय दिलाऊं, कैसे भाइयों का लहू खून बहाऊं, अब अगर अपने वचन से पीछे मुड़ गया तो ये क्या कहेगा इतिहास। तो वहां पर भी वो यही सोचता रहा कि सत्य क्या है, क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या द्वारकाधीश जो कह के गए वो सत्य है, या जो मैंने इतने साल अपनी माता राधा के साथ समय गुजारा वो सत्य है। तो ये ना एक बहुत बड़ी दुविधा होती है, और आप अपने आप को सौभाग्यशाली मानिए कि आप उस जगह पैदा हुए हो जहां पे ऐसे लोग पैदा होके जा चुके हैं। तो सत्याग्रह भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा है, और इससे आपको याद रहेगा व्हाट डू यू मीन बाय सत्याग्रह। सत्याग्रह टॉक्स अबाउट, या सत्याग्रह रेफर्स टू द पावर ऑफ सत्य, द पावर ऑफ ट्रुथ एंड द नीड फॉर द सर्च ऑफ ट्रुथ, जो आपके जीवन का और मेरे जीवन का भी परम उद्देश्य है, ये जानना कि सत्य की खोज क्यों करनी है। द नीड फॉर द सर्च ऑफ ट्रुथ एंड द पावर ऑफ ट्रुथ। फर्दर ही सेड, गांधी जी बिलीव्ड इफ द स्ट्रगल वॉज अगेंस्ट इनजस्टिस, है ना, एंड इफ द कॉज इज ट्रू, कि गांधी जी ये कहते थे कि अगर मेरा कारण सही है, मैं सही हूं, इफ द कॉज इज ट्रू एंड द स्ट्रगल इज अगेंस्ट इनजस्टिस, देन नो फिजिकल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू फाइट द ऑप्रेसर। उसका जिक्र जो है यहां पर किया गया है। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू यू मीन बाय सत्याग्रह, या विच आइडिया इज एम्फेसाइज्ड इन सत्याग्रह। सत्याग्रह रेफर्स टू, या सत्याग्रह टॉक्स अबाउट the power of truth and the need for the search of truth. Gandhiji believed that if the cause is true and the struggle is against injustice, then no physical force is required to fight the oppressor. All right. A satyagrahi could win the battle through non-violence. अब इसके आगे के पॉइंट्स है ना, वो आप ठोक करके लिख सकते हो कि गांधी जी believed that a satyagrahi could win the battle with non-violence. Gandhiji believed that violence is absolutely not needed if satyagraha is properly performed. नहीं लिखा है, लेकिन सही है, क्योंकि यहां पर भी तो ठोके हुए पॉइंट्स है ना। देखो ना क्या लिखा गया है, a satyagrahi could win the battle through non-violence. This could be done by appealing to the conscience of the oppressor. अब ये एक अलग क्वेश्चन का आंसर होगा, पर फिलहाल आप बस यही देखना, यहां तक देखना।
व्हाट डू यू मीन बाय सत्याग्रह? ठीक है, मैं इंक्स डिलीट कर देता हूं, नहीं तो आप वहीं देखेंगे. व्हाट डू यू मीन बाय सत्याग्रह? विच आइडिया इज एम्फेसाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ सत्याग्रह? सत्याग्रह सत्य का आग्रह, रिक्वेस्टिंग द ट्रूथ. तो एक पॉइंट तो मैं शुरू में ऐसे ही ठोक सकता हूं कि सत्याग्रह इज रिक्वेस्टिंग द पीपल टू एक्सेप्ट द ट्रूथ रादर देन फोर्सिंग देम टू सी द ट्रूथ या टू एक्सेप्ट द ट्रूथ. एक पॉइंट ऐसे ही. और हमने क्या पढ़ा था कि हाँ, कि कर्ण को भी नहीं पता था कि सत्य क्या है. सत्य की खोज, यही तो सबसे बड़ा है उद्देश्य जीवन का. सो सत्याग्रह टॉक्स अबाउट the need for the search of truth and the power of truth. सत्याग्रह सत्य की शक्ति और सत्य को खोजने के कारण के ऊपर बात करता है. सो सत्याग्रह टॉक्स अबाउट, सत्याग्रह एम्फेसाइजेस, सत्याग्रह रेफर्स, अपने हिसाब से लिखो सब सही है, 56 तरीके हो सकते हैं, पकवान एक ही बनेगा. ठीक है. सत्याग्रह टॉक्स अबाउट द नीड फॉर द सर्च ऑफ ट्रूथ एंड द पावर ऑफ ट्रूथ. गांधी जी बिलीव्ड that अगर मैं सही हूं, if the cause is true and the struggle is against injustice, then no physical force is required to fight the oppressor. सत्याग्रह, सत्य का आग्रह, सत्याग्रह is requesting the people to accept the truth rather than forcing them to accept the truth. ठीक है. उसके बाद एक और क्वेश्चन यहां से जो आता है, सीबीएसई कई बार पूछती है, वो ये है कि वाई गांधी जी डिनाइड सत्याग्रह एज अ पैसिव फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस. ठीक है, यहां पे मुझे कलम उठानी पड़ेगी और आपको समझाना पड़ेगा यार ये पैसिव रेजिस्टेंस क्या होता है. ठीक है. तो स्टूडेंट्स, ऊपर थोड़ा जाता हूं मैं, यहां थोड़ा जूम इन. यस, क्वेश्चन ही लिख देता हूं. वाई गांधी जी डिनाइड सत्याग्रह, या वाई गांधी जी डिडंट बिलीव्ड सत्याग्रह टू बी अ पैसिव फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस, या वाई गांधी जी डिनाइड सत्याग्रह टू बी वाई गांधी जी डिनाइड सत्याग्रह टू बी अ पैसिव फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस. ठीक है. माफ कीजिए. या ओके, ठीक है. अब यहां पे पैसिव फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस में पैसिव क्या होता है? देखो, रेजिस्टेंस का मतलब समझते हो, रेजिस्ट करना या एक तरीके से आवाज उठाना. चलो आपको एग्जाम्पल से समझाया जाता है. एक मोटा सेठ है एक गांव में. ठीक है, एक लाला सेठ है. उसने बहुत सारे दिहाड़ी मजदूर की मजदूरी लेके रखी है, काम तो कराया मजदूरों से, ये कह के अगले महीने 6 महीने हो गए, पैसे नहीं दिए. अब 6 महीने हो गए, 6 महीने में 1 रुपया किसी मजदूर को नहीं दिया. काम पर ये कह के रखा था कि हर महीने तनख्वाह मिलेगी, कोई पैसे नहीं दी. अब मजदूर क्या करे? वो जाता है तो वो जो लाला है वो गालियां दे देता है उनको, या फिर उसके साथ उसके बॉडीगार्ड्स होते हैं, उनसे मरवा देता है लाठी डंडे से बेचारे मजदूरों को. तो ये मजदूर क्या करे? तो इस लाला सेठ से तंग होकर के ये मजदूर गांधी जी के पास जाते हैं. गांधी जी कहते हैं चिंता मत करो, इस परेशानी का समाधान है, सोल्यूशन है, हम सत्याग्रह करेंगे. क्या करना है बापू? उसके मुंह पे कालिक पोतना है, लाठी चलानी है? नहीं, कुछ नहीं. उसका जो बंगला है, उसका जो घर है, उसके बाहर जो है हम लोग डट करके बैठेंगे. तो वहां पे मजदूर जो है अपनी चौकी चारपाई लेकर के वहीं बैठ गए. तो अब यहां पे ये सत्याग्रह हो रहा है कि वो अनशन कर रहे हैं एक तरीके से, और ये मांग कर रहे हैं कि हमें हमारे हक के पैसे दो, हमें हमारे हक के पैसे दो. अब वो लाला सेठ रोज अपने घर के बाहर आता जाता है, कौन पैसे देगा, वो रोज आते देख रहा है. ठीक है. ये मजदूर जो है, ऐसा नहीं है कि उस सेठ के घर के बाहर है तो पत्थर फेंक रहे हैं, उसके घर के कांच वाच फोड़ रहे हैं, या सेठ जब घर में घुसेगा शाम को तो पकड़ के उसके मुंह पे कालिक पोत रहे हैं. ऐसा नहीं है. ये लोग बस चुपचाप जो है, कोई ठोस एक्शन नहीं ले रहे, बस बैठ करके डिमांड कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सत्य को एक्सेप्ट किया जाए. तो जब कोई आम इंसान इस चीज को देखता था तो कहता था बापू ये तो एक पैसिव फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस है. देखो, एक एक्टिव होता है, एक पैसिव. एन एक्टिव फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस इज वेर यू टेक सम एक्शन, एक्टिव एक्शन. एक्टिव फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस तो ये हुआ ना कि मैं पत्थर वत्थर लेकर के फेंका मैंने उसके घर पे, उसका कांच तोड़ दिया, उसकी गाय बैल चुरा के भाग गया. सो वेयर आई एम टेकिंग अ मैसिव एक्शन.
उस एक्शन से मैं रेजिस्ट कर रहा हूं उसको, हाँ चलो माना मैं घर के बाहर बैठा हूं, ये भी एक एक्शन है, पर वो कोई ठोस एक्शन नहीं है, और वो उस एक्शन से मैं रेजिस्ट थोड़ी कर रहा हूं, मैं आवाज कहां उठा रहा हूं, मैं तो चुपचाप बैठा हूं। वो आ रहा है तो मैं कह रहा हूं देखो तुमने मेरे पैसे नहीं दिए यार दे दो, वो कोई भाव नहीं दे रहा, वो चले जा रहा है ना। तो काफी लोग ये कहते थे कि बापू आप एक बात बताइए, जो सत्याग्रह है ये हमें एक्टिव फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस तो नहीं लगता, बिकॉज द पीपल आर नॉट टेकिंग एनी एक्शन, दे सिंपली सिटिंग देयर आउटसाइड दैट लाला सेठ्स हाउस। तो गांधी जी कहते थे नहीं, ये पैसिव फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस नहीं है। हालांकि ऊपर से तुमको लग रहा होगा कि ठीक है यार ये लाला सेठ पैसे नहीं दे रहा और ये लोग तो चुपचाप बैठे हैं, कुछ कर नहीं रहे, लेकिन दिख नहीं रहा। लेकिन जब सत्याग्रह हो रहा है, जब सत्य का आग्रह किया जा रहा है, तब द कॉन्शियंस ऑफ द ऑप्रेस्ड एंड द कॉन्शियंस ऑफ द ऑप्रेसर आर कंटिन्यूसली इंटरैक्टिंग, कि अत्याचार जिस पे हुआ, अत्याचार जिस पर हुआ और अत्याचार जिसने किया, इन दोनों की सद्भावना के बीच में इंटरैक्शन हो रहा है, इनकी सोच के बीच में इंटरैक्शन हो रहा है। सो व्हाई गांधी जी डिनाइड सत्याग्रह एज अ पैसिव फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस, सीबीएसई पूछती है 2011 में। गांधी जी वेरी स्ट्रांगली बिलीव्ड दैट ऑल्दो it might appear as if nothing is happening, but during a satyagraha the conscience of the oppressed and the conscience of the oppressor are continuously interacting। ये इसका सटीक आंसर है, ठीक है। तो सत्याग्रह से दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय सत्याग्रह, या विच फेमस आइडिया सत्याग्रह एम्फेसाइजेस अबाउट। हमारे जीवन का उद्देश्य सच को ढूंढना, सत्य क्या है पता करना। सत्याग्रह एम्फेसाइजेस द नीड फॉर द सर्च ऑफ ट्रूथ एंड इट टॉक्स अबाउट द पावर ऑफ ट्रूथ। अपने हिसाब से लिखो, सत्याग्रह एम्फेसाइजेस ऑन द पावर ऑफ ट्रूथ एंड द नीड फॉर द सर्च ऑफ ट्रूथ। गांधी जी बिलीव्ड कि अगर मैं सही हूं, इफ द कॉज इज ट्रू एंड द स्ट्रगल इज अगेंस्ट इनजस्टिस, देन नो फिजिकल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू फाइट द ऑप्रेसर। सत्याग्रह इस सत्य का आग्रह, कि सत्याग्रह इज रिक्वेस्टिंग, है ना, द पीपल टू एक्सेप्ट द ट्रूथ रादर देन फोर्सिंग देम टू एक्सेप्ट द ट्रूथ। Why Gandhiji denied satyagraha as a passive form of resistance? Because Gandhiji believed that although it is happening, but during a satyagraha, the conscience of the oppressed and the conscience of the oppressor are continuously interacting. All right? तो चलो यहां आपका एक और सवाल जो है वो भी तैयार हो गया, ठीक है। बहुत ईजी है स्टूडेंट्स, ठीक है। थोड़ा सा विश्वास रख करके पढ़ोगे ना तो चीजें जो है अपने आप आपको समझ में आए। व्हाट डू यू मीन बाय सत्याग्रह, यही सवाल यहां से पूछा जाता है, ठीक है। ये पैसिव रेजिस्टेंस वाला क्वेश्चन यहां पे भी मेंशन किया गया है। अगर कोई आपसे कहता है कि बॉक्स से सीबीएसई क्वेश्चन नहीं पूछती, गधा है वो, ठीक है। यहां से भी मैंने सवाल देखे हैं। अब सत्याग्रह से एक और क्वेश्चन आता है जो मैंने आपको नहीं बताया, वो यहां पे है। Where did गांधी जी फर्स्ट एक्सपेरिमेंटेड द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। गांधी जी ने सत्याग्रह सबसे पहले एक्सपेरिमेंट कहा किया, तो उस राज्य में जिसने भारत का स्वर्णीय युग देखा है, कि ये जो उत्तर प्रदेश बिहार के राज्य हैं, भारत में हर राज्य का अपना एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है, पर ये जो है ना पाटलिपुत्र और अवध, पाटलिपुत्र पहले का पटना, अवध जो है वो उत्तर प्रदेश, ठीक है, अयोध्या, तो ये जो दो राज्य और ये जो दो शहर है ना, काशी भी यूपी में ही है, तो इन्होंने भारत का स्वर्णीय इतिहास देखा। यानी कि अगर गोल्डन पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री की बात की जाए ना, समुद्रगुप्ता की बात की जाए, चंद्रगुप्त नहीं, देखो एक तो मौर्यन एम्पायर है, एक गुप्ता डायनेस्टी थी। समुद्रगुप्ता वॉज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया। ये चीजें अगर आप यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम दोगे या कहीं किसी से बात करोगे या नॉर्मली कोई भी आगे की फील्ड लोगे ना, तो ये नॉलेजेबल चीजें बहुत काम आती है। मेरे टीचर्स भी बताते थे ना, तो मैं तो बड़े इंटरेस्ट से सुनता था। और ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो उन्होंने मुझे बताई और जिसने लाइफ में मुझे आगे नहीं बढ़ाया या लोगों के सामने मुझे अच्छा नहीं दिखाया। तो ये नॉलेज बड़ा काम का होता है, ठीक है। सो ये जो दो राज्य है, यूपी बिहार और भी राज्य हैं, इनफैक्ट अगर आप इसमें झारखंड उड़ीसा भी ले लो, तो ये जो नॉर्थ ईस्टर्न बेल्ट है ना, नॉर्थ ईस्ट वॉज कंसिडर्ड द हब ऑफ स्पिरिचुअलिज्म, कि अगर आपको आध्यात्म में डूबना है तो वहां जाइए। तो इन राज्यों ने ना, खासतौर पे यूपी, खासतौर पे पाटलिपुत्र और अवध की बात की जाए, तो उन्होंने स्वर्णीय युग देखा एक तरीके से। तो यहीं से शुरुआत भी हुई थी, ठीक है। चंपारण इन बिहार से जो है शुरुआत होती है। किस चीज की शुरुआत होती है? सत्याग्रह के आइडिया की। हालांकि गांधी जी ने नेल्सन मंडेला के साथ अफ्रीका में भी उन्होंने कुछ चीजें की थी, प्रोटेस्ट किए थे, पर सत्याग्रह का आइडिया जब एकदम तैयार हो गया
तो सबसे पहले उसको एक्सपेरिमेंट कहा किया गया चंपारण बिहार में, क्योंकि वहां पे इंडिगो प्लांटेशन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। अब वो क्या था वो आपको यहाँ पे समझने की इतनी जरूरत नहीं है वो आपसे नहीं पूछा जाता, वो आपसे 9th में पूछा गया होगा फॉरेस्ट सोसाइटी एंड पेट्रोलियस वाले चैप्टर में। आपसे फिलहाल बस इतना पूछा जाता है कि वेयर डिड 1 मार्क में कि वेयर डिड गांधी जी फर्स्ट एक्सपेरिमेंटेड द आइडिया ऑफ सत्याग्रह। इट वाज इन चंपारण बिहार, बोध गया जहां पर है, बिहार में एक्सपेरिमेंट किया गया। 1916 में वो बिहार गए, सॉरी हाँ, सबसे पहले अगर आप देखोगे तो एक के बाद एक लगातार एक तिगड़ी, एक हैट्रिक मारा गांधी जी ने, ठीक है। 1916 में उन्होंने बिहार में किया, 1917 खेड़ा गुजरात, और 1918 में वो अहमदाबाद चले गए टू ऑर्गेनाइज सत्याग्रह अमंग्स्ट किसके बीच है भूल जाओ, ठीक है। बस आप ये याद रखना कि 16, 17, 18 एक तिगड़ी में एक हैट्रिक मार दी उन्होंने। Where did he first experiment for the very first time? Where did he launch the first सत्याग्रह? It was in Bihar. It was in चंपारण बिहार। यहीं से मैप वर्क भी आ जाता है। मैप वर्क इस चैप्टर में 2 तरीके से आते हैं। एक तो आपसे पूछा जाता है कि कांग्रेस के सेशंस मानो कैलकाटा में हुए थे, मद्रास में हुए थे, तो वो कहां कहां पर है वो पहले आप हमको बताओ मैप में ढूंढ के। या गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह कहां किया, ए, वो ए कहीं पे आपको मार्क करना पड़ेगा, तो कहां, बिहार में, गुजरात में मत करना, बिहार के बाद गुजरात आया, ठीक है ना। तो बिहार में चंपारण में उन्होंने सबसे पहला सत्याग्रह किया। दूसरा जो है, दूसरा तीसरा कहां किया याद मत रखना, पर मैप वर्क में ये आ सकता है कि वेयर डिड गांधी जी डिड द सत्याग्रह अगेन फॉर द कॉटन मिल वर्कर्स, तो अहमदाबाद की बात हो रही है। पर सबसे इंपॉर्टेंट है चंपारण बिहार, क्योंकि इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आता है सबसे पहला सत्याग्रह कहां पर किया, तो चंपारण बिहार में। अब ध्यान से समझना, मैंने चैप्टर पीडीएफ इसलिए खोली थी क्योंकि अब पूरा चैप्टर एक के बाद एक रिलेटेड है। लोगों के अंदर एक भावना आई, सबसे पहले रिवाइज करते हैं। व्हाट लेड टू एन एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट या हेट्रेड अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स अमंग इंडियंस। और इस क्वेश्चन को इस तरीके से पूछा जाता है, व्हाट वर द इफेक्ट्स ऑफ द ग्रेट वॉर। The Great War changed the political and economic situation globally, situation all around the world. The Great War, या the First World War, changed the political and economic situations all around the world. Britain had taken huge war loans to fight the war. To compensate this, they increased taxes in India. For the very first time, income tax was introduced in India. ये भी लिख देना, इंडियंस had never heard about this tax before. सब सही है ना। इंडियन विलेजर्स या इंडियंस were forcibly recruited into the British army and sent out for the war. ठीक है। Crop failure happened and at the very same time influenza epidemic broke out. ये सिंपल सा रीजन है, ठीक है। What led to anti-British sentiment? What was the effect of the first war? खत्म। उसके बाद हम सत्याग्रह के ऊपर आते हैं। What is the main idea emphasized in सत्याग्रह? What do you mean by सत्याग्रह? सत्याग्रह सत्य का आग्रह। सत्याग्रह refers to the सत्याग्रह talks about requesting the people to accept the truth rather than forcing them to accept the truth. जीवन का उद्देश्य, कर्ण जीवन का उद्देश्य। सत्याग्रह talks about the need for the search of truth and the power of truth. Gandhi ji believed that if the cause is true and the struggle is against injustice, then no physical force is needed to fight the oppressor. थोड़ी क्रोनोलॉजी मैंने चेंज की, आप भी चेंज कर दो, सही है आंसर। किसी भी तीसरा पॉइंट पहले लिख दो, पहला पॉइंट दूसरा लिख दो, सब सही है। What do you mean by सत्याग्रह? सत्याग्रह refers to the need for the search of truth and the power of truth. Gandhi ji believed that if the struggle is, if the cause is true, या अगर कॉज भूल जाओ तो ये भी लिख देना, इफ द स्ट्रगल इज अगेंस्ट इनजस्टिस देन नो फिजिकल फोर्स इज रिक्वायर्ड टू फाइट द ऑप्रेसर। मायने ये नहीं रखता कि एग्जाम में आपको कितना आंसर याद है और कितना याद नहीं है। बच्चों, छात्र, मायने ये रखता है कि एग्जाम में जितना याद है उसे कितने विश्वास के साथ लिख रहे हो, है ना। जैसे वो कहते हैं ना कि एक अच्छा सेनापति वो है, वो इस बात की कंप्लेन नहीं करता कि मेरे पास तो सिर्फ 300 सैनिक है, वहां 10,000 में कैसे लड़ूंगा। उसके पास जितने सैनिक है वो उन्हीं के साथ आत्मविश्वास से, अरे डरा हुआ राजा, डरा हुआ सेनापति क्या जंग लड़ेगा, एक डरा हुआ स्टूडेंट क्या पेपर लिखेगा। जितना आता है उस पर विश्वास करना सीखो, क्योंकि जो आता है वो सही, ये कम हो सकता है पर है तो
300 सैनिक है, कोई बात नहीं है, तो कम से कम अच्छी टैक्टिक्स बनाऊंगा, उससे जंग लड़ूंगा, हार भी गया तो जनाब जंग को तब तक खदेड़ूंगा जब तक खदेड़ सकूं कि सामने वाला भी कहेगी वाह। है ना? तो ये सारी चीजें, इंस्पायर्ड रहो ना, डिमोटिवेट क्या हो जाते हो। ठीक है, बेसिकली बात यहां पे क्या हो रही है, व्हाट यू मीन बाय सत्याग्रह? सत्याग्रह टॉक्स अबाउट द पावर ऑफ ट्रुथ एंड द नीड फॉर द सर्च ऑफ ट्रुथ। गांधी जी बिलीव्ड कि इफ the cause is true and the struggle is against injustice, then no physical force is needed to fight the oppressor. सत्य का आग्रह, सत्याग्रह refers to requesting the truth. सत्याग्रह talks about requesting people to accept the truth rather than forcing them to accept the truth. ठीक है. Why Gandhiji denied satyagraha as a passive form of resistance? Because Gandhiji believed that although it might appear as if nothing is happening, but during a satyagraha, the conscience of the oppressed and the conscience of the oppressor are continuously interacting. ठीक है. Where did Gandhiji first experimented with the idea of satyagraha? Bihar. चंपारण, बिहार, है ना, अगेंस्ट कॉटन मिल वर्कर्स, अहमदाबाद, गुजरात। ठीक है, 16, 17, 18 एक हैट्रिक मारी उन्होंने। और इसके बाद गांधी जी को लगा कि अगर चंपारण में 1916 में मेरा सत्याग्रह काम किया, 17 में मेरा सत्याग्रह खेड़ा में काम किया, 1918 में अहमदाबाद में भी काम किया, अगर हर जगह सत्याग्रह काम कर रहा है, सत्याग्रह से किसानों की, कॉटन मिल वर्कर्स की प्रॉब्लम दूर हो सकती है, तो क्या देश को आजादी नहीं मिल सकती? और ये वही समय था जब हमारे बापू का माथा ठनका, और तब गांधी जी ने सोचा कि अब वो मौका आ गया है कि एक नेशन वाइड सत्याग्रह किया जाए। अरे एक सत्याग्रह करना है तो पूरे देश को एक सत्याग्रह में पिरो करके करो कि सत्याग्रह से अगर मोटे लाला सेठ से छुटकारा मिल सकता है तो अंग्रेजों से भी छुटकारा मिल सकता है। और ये वही दौर था जब गांधी जी ने कहा कि अब तो सत्याग्रह मैं देश में करूंगा, ये तो ट्रायल एंड टेस्टेड मेथड है, अगर वहां काम करेगा तो अंग्रेजों के केस में भी काम करेगा और भारतीयों को आजादी मिलेगी। और अंग्रेज जब ये दक्षिण अफ्रीका से आए थे ना गांधी जी, तो अंग्रेजों ने भी एक नजर बनाए रखी थी, अच्छा ये बिहार में, गुजरात में, सब जगह क्या कर रहे हैं। तो अंग्रेजों को पता चल गया कि बिहार में इनका सत्याग्रह काम किया, गुजरात में 2 जगह खेड़ा में और अहमदाबाद में इनका सत्याग्रह काम कर गया। और अंग्रेजों के अपने जासूस होते थे, तो उनको यह भी पता चल गया कि गांधी जी जो है अब पूरे देश में एक सत्याग्रह करने की कोशिश कर रहे हैं। अब उनको शुरू में लगा होगा नहीं काम नहीं करेगा, पर उनको लगा नहीं यार, बंदे का ट्रैक रिकॉर्ड तो अच्छा है, हैट्रिक मार के बैठा है बंदा, है ना। जो राष्ट्रपिता है वो एक हैट्रिक मार करके बैठे हैं कि उन्होंने 1916 में किया, 1917 में किया, 19 साल भूल जाओ, उन्होंने बिहार में किया, चंपारण में, खेड़ा में, अहमदाबाद में कर लिया। क्या गारंटी है कि देश में काम नहीं करेगा? तो इससे जो ब्रिटिश तंत्र था उस समय वो बहुत ज्यादा सकपका गया, एंड दे हरीडली कि सत्याग्रह, इससे पहले गांधी जी पूरे देश में एक सत्याग्रह लॉन्च करे, फटाफट कुछ करो, क्या रॉलेट एक्ट पास कर दिया। और वही आपका दूसरा सवाल है, ठीक है, जहां पर अभी हम बढ़ेंगे। रॉलेट एक्ट क्यों पास किया गया था? उसका एकमात्र उद्देश्य था कि हमें रोकना है गांधी जी के सत्याग्रह को, और इसलिए रॉलेट एक्ट में 2 ही प्रावधान थे, ठीक है कि कोई भी पॉलिटिकल एक्टिविटी, कोई भी राजनीतिक गतिविधि हो तो उसे तुरंत दबा दो, कोई भी अगर राजनीतिक मुजरिम है उठा लो, कोई कोर्ट कचहरी नहीं, 2 साल के लिए बिना किसी ट्रायल के जेल में सड़ने दो, उसके बाद देखेंगे क्या करना है। तो रॉलेट एक्ट जब पास किया गया, ठीक है, तो जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी, इंडिया में भी उनकी एक पार्लियामेंट थी, ठीक है, तो जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी उसमें कुछ इंडियन मेंबर्स भी थे, उन्होंने रिवोल्ट किया कि ये क्या बकवास बात है। पर वो इंडियन मेंबर्स ब्रिटिश पार्लियामेंट में नाम के लिए थे, है ना, उनका कुछ काम नहीं था, उनको बस इसलिए रखा था ताकि भारतीयों को हम बता सके कि देखो तुम्हारे भी तो लोग हैं यहाँ पे, तो तुम हमारे खिलाफ, हमारे साथ में मिलकर के चलो काम करो। तो ये उनकी सोच थी। तो इंडियन मेंबर्स के पास ऐसे भी कोई खास पावर नहीं थी ब्रिटिश पार्लियामेंट में, तो कुछ खास कर नहीं पाए, और ये लॉ पास हो गया, रॉलेट एक्ट। अब रॉलेट एक्ट क्या हुआ? इन रिस्पॉन्स टू द गांधी जी's आइडिया ऑफ सत्याग्रह, द ब्रिटिश गवर्नमेंट हरीडली पास्ड द रॉलेट एक्ट, एज पर विच द ब्रिटिश गवर्नमेंट कुड सप्रेस एनी पॉलिटिकल एक्टिविटी, एनी पॉलिटिकल अपराइजिंग एट द सेम टाइम, एट द वेरी सेम टाइम, ठीक है, ध्यान से बोर्ड पे देखिए, दिस एक्ट, सॉरी, हाँ, ये हरीडली पास्ड,
जो भी बता रहा हूं ना, टेक्स्ट बुक 50 बार पढ़ चुका हूं, तो मेरे को एक एक कोना कहाँ है वो पता है, तो बोर्ड पे नहीं देख के भी सही बता रहा हूं, ठीक है। रॉलेट एक्ट अगर के ऊपर अगर क्वेश्चन आता है 3 मार्क्स का ही सही, तो आपका पहला पॉइंट तो, या इसके ऊपर शॉर्ट नोट आ जाता है कई बार, तो आपका पहला पॉइंट तो ऐसे ही बन जाता है, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय रॉलेट एक्ट? रॉलेट एक्ट वाज पास्ड इन रिस्पॉन्स टू गांधीजी's आइडिया ऑफ सत्याग्रह। क्यों पास किया गया वो बता दो, क्योंकि वो भी आंसर से ही रिलेटेड है। इन रिस्पॉन्स टू गांधीजी's आइडिया ऑफ सत्याग्रह या टू काउंटर गांधीजी's सत्याग्रह, कॉन्सेप्ट समझ गए ना? अब काउंटर लिखो, रिस्पॉन्स लिखो, सब सही है। In response to Gandhiji's satyagrah, the British government hurriedly passed, British government passed the Rowlatt Act in a rush. Rushingly passed the Rowlatt Act. In response to Gandhiji's idea of nationwide satyagrah, the British government hurriedly passed the Rowlatt Act. As per which, अभी despite the united opposition of the Indian members, भूल जाओ. As per this Rowlatt Act, तो इट गेव गवर्नमेंट एनॉर्मस पावर्स। क्या फेंका है यहां पे, एनॉर्मस पावर्स, क्या जरूरत है इसकी? आप भी फेंको। इट गेव गवर्नमेंट द इमेंस पावर, इट गेव द गवर्नमेंट द ग्रेट पावर ऑफ सप्रेसिंग एनी पॉलिटिकल मूवमेंट एंड डिटेनिंग अरेस्टिंग एक ही बात है, एंड अरेस्टिंग एनी पॉलिटिकल प्रिजनर विदाउट ट्रायल फॉर 2 years। रॉलेट एक्ट में 2 चीजें हुई थी, सप्रेस कर दो, किसी भी पॉलिटिकल एक्टिविटी को दबा दो, और किसी को भी अगर तुम देश के राजनीति यानी कि हमारी सरकार के, ब्रिटिश सरकार, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ कुछ कहोगे, तुमको जेल में डाल दिया जाएगा, कोई चार्जशीट नहीं बनेगी, कोई तुम्हारा ट्रायल नहीं होगा, बिना ट्रायल के 2 साल तक हम तुमको जेल में रख सकते हैं। अब 2 साल में अब मार के आपको जिंदा ही नहीं छोड़ा जाएगा, उसके बाद क्या ही ट्रायल हो जाएगा आपका, ठीक है। नहीं तो 2 साल में पुलिस मार के कुछ भी उगलवा लेगी आपसे, या कहेगी कि अरे हमने इसको चाय पिला दी, इससे हमको बताया नहीं था कि इसे मधुमेह है तो ये मर गया। कुछ भी झूठा बहाना बना देंगे और जज को बोल देंगे, और जज भी तो अंग्रेजी है ना, वो भी क्या करेगा। तो ये सारी चीजें थी, ठीक है। सो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन किस तरीके से आता है, चलिए सवाल आपको दिखा देता हूं। व्हाट वाज रॉलेट एक्ट इस तरीके से आता है, या व्हेन वाज रॉलेट एक्ट पास्ड, so it was passed in, yeah, why was Rowlatt Act passed? So it was passed in response to the Gandhiji's idea of satyagrah, या Gandhiji's idea of nationwide satyagrah, सब एक ही बात है। That the Rowlatt Act was hurriedly passed by the British government in response to Gandhiji's idea of satyagrah. As per this act, it gave British government tremendous power to suppress any political activity. At the same time, दूसरे पॉइंट में लिखना, नहीं एक पॉइंट छोड़ के, at the same time they could arrest any political prisoner, detain arrest की बात है, they could detain any political prisoner without any trial for 2 years, ठीक है। तो ये जो है बेसिकली ये रॉलेट एक्ट है। भाई दाल चावल आपको मिल गया है, खिचड़ी बनानी होगी, थोड़ी मोड़ी बना लेना, ठीक है। इंग्लिश पेपर लिखने, सॉरी एसएसटी पेपर लिखने के लिए यही चाहिए, ठीक है। हुआ क्या ये जान लो, अपने हिसाब से लिखो, है ना, जितना आता है उस पर विश्वास रखो, तो बाकी सारी चीजें भी सही है, ठीक है। रॉलेट एक्ट के बाद यहां पे जो नाम लिखा है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। यहां जो लिखा है ऊपर चले जाए यार, हाँ, जनरल डायर, ठीक है। जनरल डायर से रिलेटेड जो है एक सवाल जो है यहां पर जरूर आता है, ठीक है। एक और सवाल जो आपका बोर्ड आपसे साल दर साल पूछता रहता है, वही जलियांवाला बाग इंसिडेंट के ऊपर सवाल कुछ इसी तरीके से आता है। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जलियांवाला बाग, या डिस्क्राइब द इवेंट्स ऑफ द जलियांवाला बाग मैसाकर, या इसको इस तरीके से भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि why the जलियांवाला बाग मैसाकर ट्रिगर्ड प्रोटेस्ट ऑल ओवर इंडिया, कि जलियांवाला बाग का जो हादसा था, जो हत्याकांड हुआ जलियांवाला बाग में, उसकी वजह से पूरे भारतवर्ष में विद्रोह क्यों उठने लगे, जलियांवाला बाग की वजह से पूरे इंडिया में लोग प्रोटेस्ट क्यों करने लगे। अब पूछा एक ही गया है। अब जैसे समझो ना, अब जैसे दाल हर घर में बनती है, अरे तुम्हारा धर्म कोई भी हो, मजहब कोई भी हो, दाल तो भारत में हर घर में बनती है ना, चावल के साथ खाओ, रोटी के साथ खाओ, या बाटी के साथ खाओ, दाल बाटी। पर पॉइंट यहां पे ये है कि बनाने के तरीके थोड़ी मोड़ी अलग होते हैं। कोई तड़का डालता है, कोई उसमें घी डाल देता है, कोई जीरा डाल देता है, कुछ लोग सब्जी डाल देते हैं, पर वो है तो दाल ही ना, बनाने के तरीके बस अलग अलग है। तो सीबीएसई जो है ना वो बड़ी चालाक है। अगर आप बोर्ड के पेपर्स का अध्ययन करेंगे ना तो आपको यही पता चलेगा कि जवाब एक ही होते हैं, पर सवाल को घुमा फिरा के पूछा जाता है। अब अगर ये सवाल पूछा जाता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जलियांवाला बाग, या ये पूछा जाता है कि डिस्क्राइब द इवेंट्स ऑफ द जलियांवाला बाग,
तो आप सिर्फ जलियांवाला बाग के बारे में लिखेंगे। लेकिन अगर सवाल यह आता है कि वाई द जलियांवाला बाग मैसाकर ट्रिगर्ड प्रोटेस्ट ऑल ओवर द इंडिया, ट्रिगर्ड रिवोल्ट्स ऑल ओवर इंडिया, तो इसमें आप क्या लिखोगे? जलियांवाला बाग तो लिखना ही है, लास्ट में एक दो पॉइंट लिख देना कि इट वाज अ ब्रूटल मैसाकर एंड इंडियंस ऑल ओवर, मतलब ऑल द इंडियंस वर एनरेज्ड एंड दैट्स व्हाई इट ट्रिगर्ड प्रोटेस्ट ऑल ओवर द इंडिया। समझ रहे हो आप बात को, है ना? तो एक तरीके से आपसे सवाल एक ही पूछा गया है। अब जलियांवाला बाग मैसाकर है क्या, उससे पहले थोड़ा सा आपको रिवाइज कराया जाता है कि कंफ्यूज नहीं होना है। एक क्वेश्चन सबसे पहला क्या था? व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन इंडिया? व्हाट लेड टू एन एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट अमंग इंडियंस फॉर द ब्रिटिशर्स? कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का क्या असर हुआ भारत के ऊपर, और ये भारतीयों के मन में अंग्रेजों के खिलाफ इतनी नफरत क्यों पैदा हो गई? तो वो भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से था कि द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, मतलब जो आपको पता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चेंज द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिचुएशन ऑल अराउंड द वर्ल्ड। Britain had taken huge amount of war loans to fight the war. Britain had taken huge war loans to fight the war. To compensate this, they raised taxes in India. For the very first time, income tax was introduced in India. Indians were forcibly recruited into the British army. है ना? वो यही बात है ना कि कोई जा रहा है सड़क पे, तिलक लगा के उसको ट्रक में बैठा देते थे। Indians were forcibly recruited into the British army. कभी भी आंसर याद करते हो और बीच में डिस्ट्रैक्शन होता है तो पहले पॉइंट से वापस याद करो। The First World War changed the political and economic situation all around the world. Britain had taken huge war loans to fight the war. To compensate this, they raised taxes in India. For the very first time, income tax was introduced in India. Indians were forced to join the British army. ठीक है? Crops failed and at the very same time the influenza epidemic broke out. ये हमने देखा था। तो ये क्या है? जनरल क्वेश्चन है कि क्यों भारत के लोग जो हैं अंग्रेजों के खिलाफ नफरत पैदा हो गई उनके मन में, क्योंकि अंग्रेजों की वजह से ही सारी चीजें हुई। और ये जवाब इसका भी है कि पहले विश्व युद्ध का क्या असर हुआ भारत पे, एक ही है। पर अगर सवाल ये होता है कि क्यों जलियांवाला बाग की वजह से हिंदुस्तानी अंग्रेजों से नफरत करने लगे, तो वहां पे जलियांवाला बाग का आंसर लिखना है। ठीक है? तो आंसर ही सेम रहेगा, लास्ट में दो लाइन लिख देना कि जलियांवाला बाग मैसाकर एनरेज्ड द ऑल द इंडियंस, है ना, एंड इट गैदर्ड द अटेंशन ऑफ द एंटायर कंट्री एंड हेंस प्रोटेस्ट स्टार्टेड हैपनिंग ऑल ओवर द इंडिया। एकदम जनरल पॉइंट है, अपने हिसाब से लिख देना। पर पहले जलियांवाला बाग मैसाकर समझो, कहानी क्या है। सत्याग्रह हुए थे गांधी जी के। Where did Gandhi ji first experimented the idea of सत्याग्रह? चंपारण, बिहार। ठीक है? अब गांधी जी सत्याग्रह कर रहे थे, चंपारण में किया 1916, 1917 खेड़ा, 1918 अहमदाबाद कॉटन मिल वर्कर्स के लिए। अब गांधी जी ने सोचा देश में सत्याग्रह करते हैं एक, है ना। अब अंग्रेजों ने ये सोचा कि यार हमको एक बात बताओ, देखो अंग्रेज भारत पे राज कर रहे हैं पर कुछ कानून तो वो भी पालन करते हैं ना, जंगल राज तो नहीं है। अंग्रेज अगर किसी भारतीयों को जेल में डालते हैं, वहां पे भी जब ब्रिटिशर्स रूल करते थे ना इंडिया पे, तो कोर्ट कचहरी इंडिया में तब भी थी, पुलिस फोर्स एफआईआर वगैरह लिखती थी फॉर्मेलिटी के लिए, भले ही सही पर कागजी कार्रवाई होती थी। अब जब सत्याग्रही कोई, अब मानो कोई आप जैसा या मेरे जैसा कोई शख्स है जो गया और अंग्रेजों भारत छोड़ो और जाकर के पुलिस की जीप वीप तोड़ूंगा मैं अगर, तो पुलिस तो पकड़ के जेल में डाल देगी कि हाँ क्या चार्ज लगा इसके ऊपर, हाँ इसने ये जो है तोड़फोड़ की, ऑन ड्यूटी पुलिस वाले पे हमला किया, ठीक है। अब सत्याग्रह में क्या करोगे? सत्याग्रही तो कुछ बोल नहीं रहा, वो तो चुपचाप वहां बैठा है, ना वो तुम्हारे मुंह पे कालिक पोत रहा है, ना तुम्हें गाली दे रहा है, ना हाथापाई कर रहा है, वो तो चुपचाप बैठा है, वो तो प्यार से बात कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है। क्या करोगे? तो अब अंग्रेजों को लगा कि गांधी जी का एकदम अनोखा तरीका है बापू का विद्रोह करने का, कि कल को ये पूरा देश अगर हमारे खिलाफ विद्रोह करेगा, हम करी क्या लेंगे? अरे किस नियम के अनुसार बोलेंगे अपनी पुलिस को कि जाकर के पकड़ो इसे, और पुलिस ने पकड़ भी लिया तो जब वो कोर्ट में केस जाएगा तो मैजिस्ट्रेट तो बोलेगा यार देखो ये माना कि वो तुम लेके आए हो, पर मैं किस धारा के तहत इसको जेल में डालूं। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे सर अंग्रेज थोड़ी कानून मानते थे। अरे कोई भी देश थोड़े मोड़े कानून से तो चलता है, पूरा जंगल राज नहीं था। तो इन्होंने सोचा अब क्या किया जाए, तो अंग्रेजों ने सोचा क्यों ना एक ऐसा कानून पास कर दिया जाए जिससे कि रॉलेट एक्ट,
जिससे कि दे कुड क्रश एनी पॉलिटिकल मूवमेंट, और वो किसी को भी जेल में डाल सकते हैं बिना जज के सामने पेश किए 2 साल के लिए। द रॉलेट एक्ट गेव ब्रिटिश पावर ट्रेमेंडस, द रॉलेट एक्ट गेव द ब्रिटिश गवर्नमेंट ट्रेमेंडस पावर टू सप्रेस एनी पॉलिटिकल एक्टिविटी एंड टू अरेस्ट एनी पॉलिटिकल प्रिजनर विदाउट एनी ट्रायल फॉर 2 years। तो समझे अब रॉलेट एक्ट पास क्यों किया गया। अब रॉलेट एक्ट पास कर दिया, अब रॉलेट एक्ट जब पास किया फिर भी गांधी के लोगों ने सत्याग्रह किया। अब उन्होंने बोला कि ठीक है जेल में डालो, तो ये वही दौर था जब जेल भरो एक मोमेंट आ गया कि कितने लोगों को जेल में डालोगे। तो एक टाइम ऐसा आया कि गांधी जी की पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। कल को अगर कोई क्रांतिकारी आएगा और कहेगा चलो हथियार उठाओ, तो एक माँ भी सोचेगी कि नहीं मेरा बेटा नहीं जाएगा, गोली लग गई तो। पर अगर कोई बापू जैसा सादा शख्स आएगा और कहेगा कि मैं आपके बेटे को या आपके परिवार वालों को हथियार उठाने के लिए नहीं लेके जा रहा, मैं तो बस चाहता हूं कि वो शांति से मेरे साथ चले, चुप रहे पर चले, तो अब लोगों को भी लगा कि हाँ यहाँ हथियार नहीं उठाना है, मारकाट नहीं करनी है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग जो है गांधी जी के साथ जो है यहाँ पर जुड़ने लगे। तो गांधी जी इतने ज्यादा पॉपुलर हो जाएंगे ये अंग्रेजों ने भी नहीं सोचा था। अब अंग्रेज रॉलेट एक्ट पास हो चुका है, तो जो भी सत्याग्रह करता था उसको फटाफट पुलिस जीप में भर करके जेल में। पर कितने लोगों को जेल में डालोगे। तो पुलिस वालों ने भी अफसरों को फोन किया, सर देखो हमारे जेल में 25 की जगह है सर 50 ठूस ठूस के डाल दिया, कहां डालूं, अपनी कुर्सी पर बैठाऊं क्या, कहां डालूं इन लोगों को। सेंट्रल जेल टाइम लगेगा सर गाड़ी से भेजने में, काला पानी वो तो अंडमान में, कहां इनको भेजूं, कहां से क्या करूं मैं, इतने सारे लोग हैं क्या करूं। अभी तो लोग पुलिस स्टेशन के बाहर भी हजारों लोग बैठे हैं, डर लग रहा है सर। तो अब अंग्रेजों को लगा कि यार ये पुलिस प्रशासन से, ब्रिटिश पुलिस से तो काम नहीं संभलेगा, तो एक काम करते हैं मार्शल लॉ लगा देते हैं। रॉलेट एक्ट और मार्शल लॉ अलग अलग चीजें। मार्शल लॉ, द वर्ड मार्शल कम्स फ्रॉम द वर्ड मिलिट्री और मिलिशिया, कि मिलिट्री का रूल। जैसे इंडिया में एक एक्ट है एफस्पा एक्ट, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट। इंडिया की फोर्स एक बहुत प्रोफेशनल फोर्स है, पर हर देश की फोर्स नहीं होती। तो अंग्रेजों ने सोचा कि यार हमारी पुलिस फोर्स से तो ये नहीं समझेगा, तो उनको ब्रिटिश आर्मी को भेजना पड़ा, ब्रिटिश आर्मी के कुछ रेजिमेंट्स भेजने पड़े। अब जब आप जनरल डायर के बारे में सुनते हो ना, तो द वर्ड जनरल, अब पुलिस में कहां आपने जनरल सुना है, ठीक है। जनरल डायर इज अ जनरल ऑफ अ रेजिमेंट ऑफ द ब्रिटिश आर्मी, ठीक है। तो वहां के वो एक जनरल है। सो इसी से आपको पता चल जाएगा कि यहां पे पुलिस फोर्स की नहीं मिलिट्री की बात हो रही है। मिलिट्री क्यों आई शहरों के अंदर, क्योंकि मार्शल लॉ लगा दिया गया। जैसे आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है ना, वैसे मिलिट्री लगा दी गई कि इन सत्याग्रहियों को हम तो कंट्रोल नहीं कर पा रहे, जेल भर चुके हैं, अब मिलिट्री को बुलाओ कि चाहे उनको जो करना है कीजिए। मतलब ऐसा भी नहीं कि कुछ भी, पर मिलिट्री आएगी तो थोड़ा गोली वोली चलाएगी तो लोग डर के मारे थोड़ा कम निकलेंगे। तो ये मार्शल लॉ लगा दिया गया, ठीक है। रॉलेट एक्ट अलग है। रॉलेट एक्ट के लिए जब सत्याग्रह होने लगा, पुलिस से मामला नहीं संभला, तब एक मार्शल लॉ लगाया गया। अब जलियांवाला बाग अमृतसर में भी मेन शहर में नहीं, ऑन दी आउटस्कर्ट्स ऑफ अमृतसर, यानी कि मेन शहर से काफी दूर था, वहां पे बॉर्डर पे, वहां एक गांव है, वहां पास में है, वहां पे जलियांवाला बाग है। देखिए ये कोई आम बाग, आम गार्डन या कोई आम ग्राउंड नहीं है, ठीक है। ये ग्राउंड तो है, पर ये ना 3 तरफ से घिरा हुआ है बड़ी बड़ी दीवारों से। ऐसी भी दीवारें नहीं है कि आप दीवार फान करके भाग जाओगे, नहीं, बड़ी बड़ी दीवारें हैं और एक ही एंट्री है और एक ही एग्जिट है। जाने का भी एक ही रास्ता है और आने का भी एक ही रास्ता है। अब ये हो सकता है आपको लगे अननेसेसरी है, पर ये कहानी बड़ी दर्दनाक है। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हुआ क्या और उस समय क्यों भारतीयों के मन में एक चिंगारी सी दौड़ पड़ी, उनके कलेजे में एक कटार से चुभ गया, है ना। चुभता होगा ना कटार कभी ना कभी, है ना। जैसे अब आप पढ़ रहे हो, ठीक है, मैं तो अपने हर स्टूडेंट से यही कहता हूं कि मजाल है किसी की कोई तुम्हें एवरेज स्टूडेंट कहते हैं। अरे आपको स्कूलों में एवरेज स्टूडेंट कहा गया और आपके कलेजे में कटार तक नहीं चुभी। कि क्या होता है ये एवरेज स्टूडेंट होना, सब ब्रिलियंट है, नहीं है, पर इतना मुश्किल भी नहीं है ये चीजों को याद करना, समझना। जब जबरदस्ती याद करने की कोशिश करोगे तो यही होगा, पर भावना के साथ पढ़ोगे तो याद होगा। एक अच्छा भक्त वो नहीं है जो हनुमान चालीसा एज इट इज याद करता है, नहीं। एक अच्छा भक्त वो है जो हनुमान चालीसा की भावना समझता है, उसके मन में मुस्कान आती है। रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई
तुम मम प्रिय भरत सम भाई, कि रघुपति ने बहुत बढ़ाई की हनुमान जी की और कहा कि तुम भरत समान मुझे प्रिय हो, है ना। तो जब अर्थ समझ में आता है, भावना समझ में आती, इमोशन समझ में आता है, कुछ रियलाइज होता है ना पढ़ते वक्त, ज्ञान तथ्यों में नहीं अनुभव में है, नॉलेज इज नॉट अबाउट फैक्ट्स, इट इज अबाउट रियलाइजेशन। जब कुछ रियलाइज होता है ना तो चीजें लंबे समय तक याद रहती है, चाहे वो अच्छी फीलिंग हो बुरी फीलिंग हो। तो यहाँ थोड़ी सी बुरी फीलिंग आएगी कि वो आपको बताया जा रहा है यहाँ पे कि वहाँ पे लोग बैसाखी का त्यौहार, आउटस्कर्ट्स पे था अमृतसर के, वहाँ बैसाखी का त्यौहार मनाने आए थे। अब त्यौहार में मेला लगा था, अब जैसे कि नवरात्रि के टाइम मेला लगता है, मतलब दशहरा के टाइम मेला लगता है, ऐसे बैसाखी एक फेस्टिवल है पंजाब में, वहाँ मेला लगता है, तो वहाँ लोग आए थे। अब ऐसा नहीं है कि बैसाखी है तो मुस्लिम नहीं आएगा, नहीं, सब लोग आए थे मेला देखने, कौन नहीं आता, चाट खाने, समोसे खाने, है ना, खेल खेलने, वहाँ पे माँ बच्चे सब आए थे, बहनें औरतें पुरुष, और वहाँ पे लोग आए थे, वहाँ पे लोग मेला देख रहे थे, हर मजहब हर जाति के लोग थे। और वहां पे कुछ लोग थे जो मार्शल लॉ के खिलाफ प्रोटेस्ट करने आए थे, क्योंकि देखो वो लोग मेले में ही क्यों आए सर प्रोटेस्ट करने। अब उस समय ट्विटर तो नहीं है ना कि तुमने कुछ ट्वीट किया और 50 लोग तुमको सपोर्ट कर रहे हैं, नहीं। उस वक्त ऐसा होता था स्टूडेंट्स कि अगर आपको, जब लोगों को पता होगा कि उनके साथ अन्याय हो रहा है तभी तो विद्रोह करे। अब ये तो जलियांवाला बाग, आउटस्कर्ट्स ऑफ अमृतसर, मेन शहर में भी नहीं रहते, गांव में रहते हैं। अरे जिसने अपना पूरा जीवन गांव के खेतों के बीच निकाला, शादी भी ज्यादा से ज्यादा दूसरे या तीसरे गांव में कर दी, उसे क्या पता कि क्या मार्शल लॉ हो रहा है, टीवी रेडियो कुछ नहीं है। अरे न्यूज़पेपर, अरे पढ़े लिखे लोग ही कितने होते थे, तो लोगों को पता नहीं होता था। तो ये क्रांतिकारी क्या करते थे, खोजते थे, अरे दशहरा होने वाला है, रावण दहन होगा, यहां लोग इकट्ठा होंगे, अरे होलिका दहन होगा, यहां लोग इकट्ठा होंगे। तो जहां पर लोग इकट्ठा होंगे, बैसाखी का मेला लग रहा है, यहां लोग इकट्ठा होंगे, जहां लोग इकट्ठा होंगे यहां जाओ, पर्चे बांटो या भाषण दो और लोगों को बताओ कि हमें साथ मिलकर के अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करना है। पर सब लोग ऐसा नहीं करते हैं। उसी तरीके से बैसाखी का मेला था, ज्यादातर लोग तो मेला देखने गए थे, उनको पता भी नहीं था ये मार्शल लॉ क्या लगा दिया गया है। पहले पुलिस घूमती होगी सड़कों पे, अभी उनको दिख रहा होगा ये थोड़ा ब्राउन ही है पर थोड़ा अलग कलर की वर्दी पहनी है, अरे उसको क्या पता अब पुलिस हट गई है, मार्शल लॉ, मिलिट्री वाले सड़कों पे घूम रहे, उनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। ये लोग तो हमारे देश के हैं ही नहीं, ना हमारे देश की भाषा बोलते हैं। वहां लोग मेला देखने गए थे। कुछ लोग थे वहां पे जो प्रोटेस्ट करने गए थे मार्शल लॉ के खिलाफ कि ऐसे कैसे मार्शल लॉ लगा दिया, आप अपनी मिलिट्री को, जो थोड़े पढ़े लिखे लोग थे, अपने मिलिट्री को कैसे आप हमारे देश के सड़कों पे उतार रहे हो। तो वहां पे ये सब हो रहा था। तभी उसी वक्त जनरल डायर वहां पे आ गया। उसने कोई सुलह का मौका, कोई चेतावनी, हवाई फायरिंग कुछ नहीं किया। एक ही रास्ता था जाने का, एक ही रास्ता था आने का। वहां पे लाइन से बंदूकें बिछा दी और सोल्जर्स को कहा ओपन फायर कर दो, यानी कि गोली चलाओ, फायर एट विल, जैसे चलाना है चलाओ। तो एक पल के लिए तो उन गोरे सैनिकों ने भी सोचा कि सर क्या बोल रहे हैं, आसपास देखा होगा, लेकिन क्या करे, गोली चलाई उन्होंने। अरे कुछ नहीं देखा, बच्चा है, और गोलियां चला दी गई और इतने सारे लोग मरने लगे। कुछ पल के लिए तो लोगों को भी नहीं समझ में आया हुआ क्या। लोग चिल्ला रहे होंगे अरे हुआ क्या, अरे रुक जाओ, हुआ क्या, हुआ क्या। कोई जवाब नहीं, कोई बात नहीं। यहां से सिर्फ गोलियों की गूंज सुनाई दे रही थी। उस बाग में कुछ कुएं थे, वहां पर कुछ लोगों को लगा कि गोली से बचने के लिए कुएं में कूद जाता हूं, तैर लूंगा, लेकिन इतने सारे लोग कुएं में कूदे कि कुछ लोग तो दब करके मर गए और कुछ लोग गोली खा करके। आज भी वो जलियांवाला बाग की जो दीवारें हैं ना, उस पर आपको गोलियों के निशान दिखाई देंगे जो ब्रिटिश अफसर ने चलाए थे। तो ये एक ऐसा हादसा था जब एक कटार सी चुभ गई भारतीयों के मन में, अब तो नहीं छोड़ेंगे। और अंग्रेजी अफसरों ने भी इंक्वायरी की जनरल डायर के ऊपर, अरे कि हाँ हम भारत पे राज करते हैं, कुछ क्रांतिकारियों को हमने भी मरवाया, पर ऐसा तो हम भी नहीं करते, तुम तो मतलब भाई कंधे पे क्या बैठाया, तुम तो मतलब सर पे ही चढ़ गए, है ना, बहुत ही ज्यादा हद कर दी तुमने, तो ऐसा कर दिया। तो जनरल डायर से जब इंक्वायरी हुई तो उसने लास्ट में यही कहा था कि प्रोड्यूस अ मॉरल इफेक्ट भूल जाओ, अ फीलिंग ऑफ टेरर एंड ऑ, कि हिंदुस्तानियों के मन में एक दहशत का माहौल कायम करने के लिए मैंने ये किया कि इंडियंस बिवेयर, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट इन द माइटी ब्रिटिश एम्पायर द सन नेवर यूज्ड टू सेट, उनके खिलाफ जो है तुम
सन नेवर यूज्ड टू सेट मतलब अफ्रीका में भी राज करते थे ना, इंडिया में सूरज डूबता था, अफ्रीका में उगता था, अमेरिका में भी ब्रिटेन की कॉलोनीज थी, अमेरिका में सूरज डूबता था, यहां उगता था। हालांकि इनका सूरज डूब गया लास्ट में, लेकिन इनका यही मानना था। और जब जनरल डायर से पूछा गया तो उसने यही कहा कि मैं ये इसलिए कर रहा हूं कि मुझे भारतीयों के मन में एक दहशत का माहौल, अ फीलिंग ऑफ टेरर जनरेट करना है। तो ये था पूरा जलियांवाला बाग मैसेकर। और कुछ पल के लिए कुछ अंग्रेजी अफसर भी दंग रह गए कि यार ये तो हद हो गई है ना, एक हद होती है तो वो भी पार कर दी, और सब भारतीय भी दंग रह गए। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जलियांवाला बाग मैसेकर, तो आप किस तरीके से लिखोगे? जलियांवाला बाग was a small bag on the outskirts of Amritsar. People had gathered there to celebrate the festival of Baisakhi, but some were there to protest against the martial law. Most of the villagers, most of the people were unaware of the martial law that was passed. At that time, General Dyer entered the park, blocked all the exits, and ordered open fire upon the citizens. अब गोली चली है तो लोग पैदा तो नहीं होंगे, लोग मरेंगे ही ना। Hundreds killed, thousands injured. और अगर स्टोरी से कुछ याद आया तो लिख देना, many people jumped into the wells of the Jallianwala Bagh to save their lives, but alas they could not. Even today the bullet marks of the bullets fired by the British soldiers, even today the bullet marks are still there on the walls of the Jallianwala Bagh. वो गोलियों के निशान है। Later Dyer remarked that he did it all to create a feeling of terror among Indians. है ना? तो ये जो है इसका आंसर है बेसिकली आपका जलियांवाला बाग मैसेकर के ऊपर। ठीक है, चलिए जवाब यहां लिखने की कोशिश करते हैं। जितना याद किया ईमानदारी से लिखो। एक अच्छा स्टूडेंट वही है जो कोशिश करे कि क्लास में ही आंसर से उसको याद हो जाए। ठीक है, जलियांवाला बाग मैसेकर जेबी लिख देता हूं मैं, जेबी से यानी कि जलियांवाला बाग। ठीक है, कम ऑन यार। ठीक है, जलियांवाला बाग was a small bag on the outskirts of Amritsar. जलियांवाला बाग was a small bag on the outskirts of Amritsar. फिर दूसरा पॉइंट, कॉपी भरनी है ना 10th में। People had gathered there to celebrate the festival of Baisakhi. क्या फेस्टिवल था? बैल वाला बै, फेस्टिवल ऑफ बैसाखी। सॉरी अगर किसी को डिसरिस्पेक्टफुल लगा हो, काफी कमाल का फेस्टिवल है ये। पीपल हैड गैदर्ड देयर टू सेलिब्रेट द फेस्टिवल ऑफ बैसाखी, बट सम वेयर देयर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द मार्शल लॉ। ज्यादातर लोग जो है वहां पे बैसाखी का त्योहार मनाने आए थे, बहुत कम लोग ऐसे थे जो वहां पर आए थे ये अपना प्रोटेस्ट करने के लिए। ठीक है, जैसे मैंने बताया था ज्यादातर जो क्रांतिकारी लोग हैं वो ऐसे इलाकों को टारगेट करते थे जहां पे भीड़ होगी, ताकि हम लोगों को इन चीजों के बारे में बता पाए, है ना। आपको ये भी लिखना है कि मोस्ट ऑफ द विलेजर्स, क्योंकि वो एक गांव था, ठीक है, जहां जलियांवाला बाग था, मोस्ट ऑफ द विलेजर्स वेर अनअवेयर ऑफ द मार्शल लॉ। अब मार्शल लॉ क्या है इस आंसर में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, आपके टीचर जो है वो अपने आप जो है समझ जाएंगे। ठीक है, सॉरी राइटिंग के लिए माफ कीजिए। जलियांवाला बाग वाज अ स्मॉल बाग ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ अमृतसर। पीपल हैड गैदर्ड देयर टू सेलिब्रेट द फेस्टिवल ऑफ बैसाखी, बट सम वेर देयर टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द मार्शल लॉ। मोस्ट ऑफ द विलेजर्स वेर अनअवेयर ऑफ द मार्शल लॉ दैट वाज पास्ड। ठीक है, इतना क्लियर है। इसके बाद क्या लिख सकते हैं? नहीं, इसी को रहने देते हैं और नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। यस, मोस्ट ऑफ द पीपल वेर अनअवेयर, है ना। एट दैट टाइम
अब अगर आपको याद आए तो आप ये भी लिख सकते हो कि जलियांवाला बाग was a small बाग on the outskirts of अमृतसर, it had only one entry and one exit। कहानी मैंने आपको बता दी है, ये तो मैं एकदम शॉर्ट में आपको बता रहा हूं कि आपको पॉइंट्स याद आए, इतना भी लिख दो आपको पूरे नंबर जरूर मिलेंगे, विश्वास रखो। पहले भी बता चुका हूं, फिर बता रहा हूं। मायने युद्ध में, ये एग्जाम जो लिखोगे युद्ध की तरह है, मायने ये नहीं रखता युद्ध में 300 सैनिक है या 3000 और सामने कितने, क्या फर्क पड़ता है, 30 लाख 30 करोड़, क्या फर्क पड़ता है। यह है कि जितने सैनिक है, एक अच्छा स्टूडेंट उन्हीं पॉइंट्स को, जितने पॉइंट्स है अच्छे तरीके से अरेंज करके लिखता है। दिस इज द क्वालिटी ऑफ अ ग्रेट टैक्टिशियन एंड द क्वालिटी ऑफ अ ग्रेट स्टूडेंट। ठीक से नहीं बजा ना, एंड अ क्वालिटी ऑफ अ ग्रेट स्टूडेंट। तो एक अच्छे टैक्टिशियन बनो, अच्छे सेनापति बनो, ठीक है। एट दैट टाइम जनरल डायर, क्योंकि मार्शल लॉ आ गया था तो मिलिट्री आ गई थी, एट दैट टाइम जनरल डायर एंटर्ड द बाग, या जे भी लिख देना पूरा, आप शॉर्ट फॉर्म में मत लिखना, आप एग्जाम में पूरा लिखना। एट दैट टाइम जनरल डायर एंटर्ड द जलियांवाला बाग, ब्लॉक्ड ऑल द एग्जिट्स। ऐसे तो एग्जिट एक ही था, पर लिख दो ब्लॉक्ड ऑल द एग्जिट्स एंड ऑर्डर्ड ओपन फायर, ब्लॉक्ड ऑल द एग्जिट्स एंड ऑर्डर्ड, एक सेकेंड, एंड ऑर्डर्ड ओपन फायर अपॉन द सिटीजन्स, या लिख देना अपॉन द विलेजर्स या अपॉन द पीपल, अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से लिखो। अब गोलियां चलाई तो ऑफकोर्स लोग मरे होंगे, है ना, लिख दो थाउजेंड्स वे किल्ड, हजारों की संख्या में, मेला देखने बहुत लोग आए थे। थाउजेंड्स वेर किल्ड एंड मेनी वेर इंजर्ड, थाउजेंड्स वेर किल्ड एंड मेनी वेर इंजर्ड, ठीक है। लास्ट में ये पॉइंट जरूर लिखना, अच्छा होगा, भूल जाते हो तो भी कोई बात नहीं, आपके टीचर को भी पूरे पॉइंट नहीं है याद होते, पर ये जरूर लिखना लास्ट में। लेटर डायर रिमार्क्ड दैट इट वॉज डन, कि क्यों उसने ऐसा किया, एक दहशत का माहौल पैदा करने के लिए, टू प्रोड्यूस अ फीलिंग ऑफ टेरर अमंग द इंडियंस, कि भारतीयों के मन में एक दहशत का माहौल पैदा करो कि बिवेयर यू आर अमंग अगेंस्ट द ब्रिटिश, ठीक है। जलियांवाला बाग मैसाकर, अब देखो कहानी छोटी सी है पर तोड़ तोड़ के लिखा है ना, तो भर जाएगा। अब मेरी राइटिंग खराब है क्योंकि मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, ये एग्जिट्स लिखा है, हाँ समझ ही गए होगे, सॉरी। तो अब इतना आंसर अगर आप लिख दोगे तो टीचर तो पहले तो आपकी कॉपी देखकर ही बोल देगा कि भाई स्टूडेंट जो है, मतलब स्टूडेंट जो है उसको कॉन्सेप्ट पता है, कोई ऐसा लल्लू पट्टू स्टूडेंट नहीं है, ठीक है, और उसको लिखा भी अच्छे तरीके से, कोई भी अननेसेसरी पॉइंट नहीं है। फर्स्ट पॉइंट लग रहा होगा अननेसेसरी, पर ये नहीं है, ठीक है। जलियांवाला बाग मैसाकर, जलियांवाला बाग वाज अ स्मॉल बाग ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ अमृतसर, ठीक है, कलम वलम छोड़ दो, ठीक। जलियांवाला बाग वाज अ स्मॉल बाग ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ अमृतसर। People had gathered there to celebrate the festival of Baisakhi, but some were there to protest against the martial law. Most of the villagers, जैसे लिखने लिखो, most of the people, नहीं रिदम थोड़ा स्टार्टिंग से जाएंगे। Jallianwala Bagh was a small bag on the outskirts of Amritsar. People had gathered there to celebrate the festival of Baisakhi, but some were there to protest against the martial law. Most of the villagers were unaware of the martial law that was passed. They were enjoying the fair. At that time, General Dyer entered the Jallianwala Bagh, blocked the exit, and ordered open fire upon the citizens. Hundreds were killed, thousands were injured. Some people jumped into the wells of the Jallianwala Bagh to save their lives, but alas, they could not. Later, Dyer remarked that it was done to create a feeling of terror among the Indians. ठीक है, इतना ही लिख दो, सही है। अरे टीचर जरूर नंबर देगा, नहीं भी देगा तो खुशी से लिखो, सिर्फ नंबर के लिए पढ़ने आए हो क्या, हाँ ठीक है। जलियांवाला बाग, और देखो जब ये लिखोगे ना, लेटर जनरल डायर रिमार्क्ड दैट इट वाज डन फॉर अ फीलिंग ऑफ टेरर अमंग द इंडियंस, तो वहां डबल इन्वर्टेड कॉमा मत करना। दो चीजें मेरे को बताना भूल गया था, डबल इन्वर्टेड कॉमा तब करते हैं जब
एज इट इज किसी को कोट कर रहे हो, नहीं। जनरल डायर का एग्जैक्ट कोट क्या था? इट वॉज टू प्रोड्यूस अ मॉरल इफेक्ट, जो आपको बुक में दिखेगा। चलिए आपको दिखाते हैं जनरल डायर का एग्जैक्ट कोट क्या था। यहां पे भी कलम उठानी पड़ेगी बच्चों हमें, ठीक है। अब देखो मस्ती में आपने पूरा आंसर याद कर लिया। टू प्रोड्यूस अ मॉरल इफेक्ट, टू क्रिएट इन द माइंड्स ऑफ सत्याग्रही अ फीलिंग ऑफ टेरर एंड ऑ। पर इतना आप मत याद लिखनो। लेटर डायर रिमार्क्ड, अगर डबल इन्वर्टेड कॉमा लिख दोगे तो एज इट इज कोट करना पड़ेगा, तो मत करो। सिंगल इन्वर्टेड कॉमा ही मत डालो। लेटर डायर रिमार्क्ड दैट इट वाज डन टू क्रिएट अ फीलिंग ऑफ टेरर अमंग द इंडियंस। ओके, खत्म, बस आंसर खत्म, टाटा बाय बाय, बस, ठीक है। तो जलियांवाला बाग मैसाकर जो है वो घटना आपको याद होगी, वो लिख देना। और कुछ लोगों को कंफ्यूजन होता है, ठीक है, कि जो अपना फर्स्ट वाला क्वेश्चन हमने याद किया था ना, व्हाट लेड टू अ फीलिंग ऑफ एंटी ब्रिटिश, व्हाट लेड टू एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट अमंग इंडियंस, या हाँ व्हाट लेड टू अ फीलिंग ऑफ एंटी ब्रिटिश सेंटिमेंट अमंग इंडियंस, या व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, या व्हाट वर द इफेक्ट्स ऑफ द ग्रेट वॉर ऑन इंडिया, है ना। या इसको इस तरीके से भी एक पेपर में मैंने देखा है, क्योंकि यहाँ पेपर्स है मेरे पास साइड में, कि हाउ डिड द ग्रेट वॉर paved the way towards Indian freedom struggle, जो शायद मैंने बताया था कि ग्रेट वॉर या द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने किस तरीके से भारत की आजादी का रास्ता तय कर दिया। तो इसमें भी अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लिखा है तो आंसर वही होगा, है ना। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चेंज द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिचुएशन ऑल अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चेंज द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिचुएशन ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ब्रिटेन हैड टेकन ह्यूज वॉर लोन्स टू फाइट द वॉर. To compensate this, they raised taxes in India. For the very first time, income tax was introduced in India. Indians were unaware of this tax. They had never heard of this tax before. Indians were forcibly recruited into the British army and sent out for the war. At that time, crops failed, and at the very same time, the influenza epidemic broke out. अब देखो, एक एपिडेमिक होता है, एक पैंडेमिक होता है. फर्क क्या है? सर फर्क क्या है? देखो, एपिडेमिक जो होता है ना, वो पूरी दुनिया में नहीं फैला है, वो दुनिया के कुछ हिस्सों में फैला है. जैसे फॉर एग्जाम्पल इबोला जो है, अब इंडिया में कहाँ कोई इबोला की चर्चा करता है? वो ज्यादातर अफ्रीका में, वो भी पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में नहीं, अफ्रीका के कुछ हिस्सों तक सीमित रह गया. हाँ, दुनिया के बाकी देशों में भी कुछ केस है, ऐसा नहीं कोई केस नहीं है, पर बहुत कम, ना के बराबर है. पर इबोला क्योंकि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के कुछ हिस्सों तक ही सिमट के रह गया है, सो इट इज अ एपिडेमिक. और कोरोना वायरस जैसे या कोविड-19 जैसा कुछ ऐसा जो पूरे दुनिया में फैल चुका है, कोई ऐसी महामारी जो पूरे विश्व में फैल चुकी है, उसको हम पैंडेमिक कहते हैं, ठीक है. सो कोविड-19 इज अ पैंडेमिक बट नॉट इबोला, ठीक है, नहीं, इट इज अ एपिडेमिक. ये किसी भी नॉर्मल सोशल साइंस स्टूडेंट को पता होनी चाहिए, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एपिडेमिक एंड अ पैंडेमिक. भाई लॉकडाउन के टाइम पे ही कोई कॉन्वर्सेशन है या इंटरव्यू में जाओगे तो ये सवाल ही पूछा जा सकता है, क्योंकि पैंडेमिक का ही दौर चल रहा है. EduHub, India's online learning hub. Download the app now.